हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये एमटीएस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं एरर डिटेक्शन पे, ये उसका पार्ट 2 है। कहते हैं कि अगर आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम देना हो और अगर आप किसी पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस, तो सबसे अच्छा होता है एमटीएस के पेपर से करिए, क्योंकि ये बहुत अजीब बात है कि ये सबसे लोएस्ट लेवल का एग्जाम है पर इसके क्वेश्चंस टफेस्ट होते हैं। ठीक है, तो एमटीएस से अगर आप अपने ग्रामर की पोर्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो समझ जाओ आप सीजीएल मेंस तक के लेवल की तैयारी कर लोगे। इसलिए इन वीडियोस को देखना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। अब बिना टाइम गवाए सीधा सीधा मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। पहले वाले वीडियो में, मतलब इस सीरीज के पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, ये उसका पार्ट 2 है। बार बार बोल रहा हूं, इस वीडियो के बाद अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लेना। ठीक है, अब जो बच्चे शुरुआत से मेरे साथ पढ़ते हैं उनको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको अपना आंसर ट्राई करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने ये कर लिया है। मैं आ रहा हूं सीधा सीधा सोल्यूशन पे। क्या लिखा है कि इट इज अ कॉमन परसेप्शन दैट द रिच समटाइम्स डिस्पाइज पुअर। अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये अपने आप में एक फिक्स फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है आमतौर पर ऐसा माना जाता है। इट इज अ कॉमन परसेप्शन मतलब आमतौर पर ऐसा माना जाता है। ठीक है, दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर एक क्लॉज है, द रिच समटाइम्स डिस्पाइज पुअर। क्या लिखा है? द रिच समटाइम्स डिस्पाइज पुअर। जो समझा रहा हूं बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझना। अगर हम इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखें, इस क्लॉज का कंस्ट्रक्शन देखें, तो द रिच जो लिखा है ये हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। समटाइम्स एडवर्ब है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पाइज यहां का मेन वर्ब है और पुअर यहां का ऑब्जेक्ट है। यही है ना। डिस्पाइज का मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता है, डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना, टू हेट। अगर नहीं पता तो नोट कर लेना, एसएससी बहुत बार इसको सिनोनिम में भी पूछती है। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। तो हमारा सब्जेक्ट कौन था? द रिच। वर्ब क्या था? डिस्पाइज। ऑब्जेक्ट क्या था? पुअर। आप जरा चेक करते हैं इस सेंटेंस की वैलिडिटी, कि सेंटेंस वैलिड है या नहीं। यहां लिखा हुआ है द रिच। क्या आपको यह बात पता है कि रिच और द रिच में जमीन आसमान का फर्क है? हालांकि देखने में तो आपको बस ये लगता है कि एक में द है, एक में दूसरा में द नहीं है, पर दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है जरा समझते हैं। रिच एक एडजेक्टिव होता है, जबकि द रिच एक नाउन होता है। रिच का मतलब होता है अमीर, पर आपको इसके साथ, मान लो आपने कहीं पे रिच लिख दिया, तो आपको इसके साथ कोई नाउन लिखना पड़ेगा। विच मीन्स हम जब रिच को लिखते हैं सेंटेंस में, तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं रिच मैन, या लिखते हैं रिच वुमन, या रिच गर्ल, ऐसे करके लिखते हैं, ताकि ये जो पोर्शन है ये नाउन का काम कर दे, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव आया है वो रिच है। जबकि हम अगर कहीं पे द रिच लिखते हैं, आराम से समझना, ये अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन का काम करता है। किसी भी जगह पे आप जब द रिच लिखते हो तो ये इक्विवेलेंट होता है द रिच पीपल के। ठीक है, द रिच लिखना ठीक नहीं होगा, रिच पीपल के। ठीक है, विच मीन्स हम जहां कहीं पे भी द रिच बोलते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं अमीर लोग। ये क्लास को दर्शाता है जो अमीर लोगों की बात करता है। राइट, फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो। रिच एक एडजेक्टिव है, द रिच एक नाउन है। आप जहां कहीं पे भी रिच लिखोगे, आपको उसके बाद कोई नाउन बताना पड़ेगा ना भाई, कि आप ये एडजेक्टिव किसके लिए लिख रहे हो। जबकि द रिच अपने आप में कंप्लीट है, आपको इसके साथ कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन नहीं लगाना पड़ता। ये ऑलरेडी एक नाउन का फॉर्म है जो कलेक्टिव नाउन है। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, ये उनकी क्लास को दर्शाता है। जो बात आप यहां से याद रखेंगे हमेशा, वो ये है कि द रिच हमेशा प्लूरल होता है। इस पे बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम में। द रिच हमेशा प्लूरल होता है। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो। द रिच हमेशा प्लूरल होता है। अब सोचो, अगर ये द रिच प्लूरल है, तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल हो गया। ये हमने इसको सब्जेक्ट माना था ना, ये प्लूरल हो गया। तो जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। तो देखना, डिस्पाइज लिखा हुआ है, जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। इसका मतलब ना इस पार्ट में एरर है, ना इस पार्ट में एरर है, ना यहां पे एरर है। ये यहां तक तो हमने चीजों को अलग अलग करके देख लिया। द रिच प्लूरल है, मतलब है अमीर लोग। डिस्पाइज मतलब होता है नफरत करना, ये प्लूरल, तो ये प्लूरल, कोई एरर नहीं मिला। आगे लिखा हुआ है पुअर। अब चलो जरा पुअर का भी पोस्टमार्टम करें। क्या लिखा हुआ है? पुअर। अभी जो लॉजिक मैंने रिच वाला बताया, वो लॉजिक पुअर पे भी तो लगेगा। इसका मतलब यह है कि पुअर अपने आप में एक एडजेक्टिव होगा, जबकि अगर हम द पुअर बोले तो ये अपने आप में एक नाउन होगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं?
द पुअर इक्विवेलेंट होगा पुअर पीपल के, राइट। जबकि हम जहां पे पुअर बोलेंगे, ये चूंकि एक एडजेक्टिव है, हमें इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा ताकि हम ये बता पाए कि किसको क्वालिफाई करने के लिए पुअर आया है। गरीब हम किसे कह रहे हैं? लोग को कह रहे हैं, मर्द को कह रहे हैं, पुरुष को कह रहे हैं, महिला को कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? पता नहीं। अब अगर आप सेंटेंस पढ़ो तो फिर से क्या लिखा हुआ था? द रिच समटाइम्स डिस्पाइज पुअर। पुअर व्हाट? पता नहीं। क्या इसके बाद हमें कोई नाउन लिखा हुआ मिल रहा है? यहां पे कोई नाउन लिखा हुआ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसका मतलब एरर कहां पर है? एरर है ऑप्शन नंबर 4 में। यहां पे पुअर पे हम लाके खत्म नहीं कर सकते, हमें या तो यहां पे पुअर पीपल बोलना पड़ेगा, या तो हम दूसरा तरीका अपना लें कि हम वहां पे द पुअर बोल दें। जैसा यहां मैंने लिखा है कि द पुअर का मतलब ही होता है पुअर पीपल। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा? हम द पुअर कर दें इसको कि द रिच समटाइम्स डिस्पाइजेस द पुअर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। जस्ट ताकि आप इसको नोट करो, मैं बोल दूं कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इतना टाइम भी दिया इस सवाल में, एक एक चीज को समझाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कहीं नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लेना, रिच, द रिच, पुअर, द पुअर में क्या डिफरेंस होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है क्लाइंब ऑफ द स्टीप माउंटेन ट्रायल। स्टीप मतलब होता है नोकीला या सकरा, ठीक है, जिसका एरिया बड़ा कम हो। तो क्या लिखा हुआ है? क्लाइंब ऑफ द स्टीप माउंटेन ट्रायल, हिज बैकपैक हैवी विद सप्लाइज फॉर द जर्नी। लिखा है कि वो जो है ना, वो क्लाइंब ऑफ उसने किया, क्लाइंब ऑफ उसने किया, पास्ट में लिखा है, क्लाइंब ऑफ उसने किया स्टीप माउंटेन ट्रायल से, मतलब जो पहाड़ की जो चोटी थी ना, यूं यूं करके बहुत सकरी सी, यहां से वो नीचे उतर रहा है। सेंटेंस ये कहना चाह रहा था, ठीक है। हिज बैकपैक, देखने यहाँ पे कॉमा है, मतलब यहां से नया पार्ट स्टार्ट हुआ है। हिज बैकपैक हैवी विद सप्लाइज फॉर द जर्नी, उसका जो बैकपैक था वो बिल्कुल सप्लाई से भरा हुआ था जर्नी के लिए। इस वाले पोर्शन में तो कोई एरर नहीं है। आप बोलेंगे सर ये पढ़ने में बड़ा अटपटा लगा कि ही क्लाइंब्ड ऑफ द स्टीप माउंटेन ट्रायल, हिज बैकपैक हैवी विद सप्लाइज फॉर द जर्नी, ये अलग ही सेंटेंस लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे टाइप के फ्रेजेस को ना एब्सोल्यूट फ्रेज कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था वीडियो का, मैंने बोला था कि भैया इतना तगड़ा सवाल पूछा जाता है, ये एक्चुअली मेंस लेवल का सवाल है, क्योंकि यहां से स्टूडेंट नहीं बना पाएगा इसको। स्टूडेंट को यही पढ़ने में बहुत अटपटा लगेगा कि ये बीच में कहां से आ गया। इसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहा जाता है। एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब ये होता है कि आप स्पीकर के बारे में या सिचुएशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए इसका यूज करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि मेन सेंटेंस से इसका कोई कनेक्शन नहीं बैठता। जैसे यहां पे पहाड़ से नीचे उतरने की बात हो रही है और तुरंत से बात कर दी गई उसके बैकपैक के बारे में। उसका बैकपैक नाउन है जो कि हैवी है, ठीक है। किससे हैवी है? सप्लाइज से हैवी है। किसका सप्लाई है? फॉर द जर्नी। ये विद प्रीपोजिशन था, उसका ऑब्जेक्ट था। फॉर प्रीपोजिशन था, उसका ऑब्जेक्ट था। ये नाउन था, उसका ये एडजेक्टिव हैवी लिखा हुआ था। इसका इससे आपको कनेक्शन पढ़ने में नजर नहीं आएगा, पर आप अगर बहुत रीडिंग वगैरह करते हो तो आपको पता है कि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूं, इसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहा जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। टफ सवाल है ये वाला। यहां तो कोई एरर नहीं, एरर का स्पेस ही नहीं था भाई इसमें, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब एरर तो यहीं कहीं पे है, क्योंकि नो एरर हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं था। लिखा है क्लाइंब ऑफ द स्टीप माउंटेन। अब मुझे डाउट हो रहा है कि क्लाइंब के बाद OF ऑफ लिखा हुआ है, कहीं पे मैंने ऐसे देखा है, कहीं पे मैंने ऐसे पढ़ा है। जी आपने बिल्कुल पढ़ा है, पर उस ऑफ में OFF होता है, OF नहीं। एक फ्रेजल वर्ब होता है क्लाइंब ऑफ OFF के साथ, जिसका मतलब होता है टू गेट डाउन और डिसेंड फ्रॉम समथिंग बाय क्लाइंबिंग। किसी ऊंची चीज से नीचे उतरना, उसको क्लाइंब ऑफ कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग OFF है। यूजेज में क्या लिखा है कि इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू अ लोअर पोजीशन। ये एक ऐसे मूवमेंट के लिए यूज करते हैं जहां पे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो या ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइंब्ड ऑफ द हॉर्स आफ्टर अ लॉन्ग राइड। एक लंबे राइड के बाद वो घोड़े से नीचे उतरा। सो नीचे उतरने के सेंस में क्लाइंब ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिखा द वर्कर क्लाइंब्ड ऑफ द स्कैफ होल्डिंग आफ्टर फिनिशिंग हिज टास्क। अपना काम खत्म करने के बाद वर्कर जो है वो स्कैफ होल्डिंग से नीचे उतरा। सो नीचे उतरने के लिए क्लाइंब ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। विच मीन्स ये जो सिचुएशन हमें दिया गया था कि एक स्टीप माउंटेन ट्रायल से वो नीचे उतर रहा है, वहां पे ये क्लाइंब्ड ऑफ सटीक नहीं है। हमें क्या लिखना चाहिए था? हमें लिखना चाहिए था क्लाइंब्ड ऑफ OFF के साथ, विच मीन्स एरर है क्या? बिल्कुल एरर है। यहां पे OF नहीं होगा, इसकी जगह पे OFF होगा। बहुत ही तगड़ा सवाल था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब बहुत सारे लोग हैं ना, वो मतलब इस वजह से इग्नोर कर जाते हैं कि अरे MTS का पेपर है, मैं कहां CGL का एस्पिरेंट, मेरे किस काम का। बना के देखो तब समझ में आएगा किस काम का। थर्ड नंबर, along with his friend he walked till the end of the street and came back immediately। अब ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे ना तो ऑप्शन में इसने करेक्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा होगा। हो सकता है कोई ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो सकता है कोई ग्रामेटिकली करेक्ट ना भी हो।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है एंड बाय द स्ट्रीट, पढ़ के देखो। अपने दोस्त के साथ अलोंग विथ हिज फ्रेंड ही वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वो कहां तक गया, वो रास्ते के अंत तक गया, एंड केम बैक इमीडिएटली, और तुरंत ही वापस आ गया। तो रास्ते के एंड तक जाने को एंड ऑफ द स्ट्रीट ही तो बोलेंगे, एंड बाय द स्ट्रीट थोड़ी बोलेंगे, इसका मतलब ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। नियर विथ हिज फ्रेंड, आप किसी के साथ जा रहे हो तो उसको नजदीक दोस्त के साथ थोड़ी बोलोगे, दोस्त के साथ बोलोगे, तो यहां तो अलोंग विथ ही होना चाहिए, इसका मतलब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। लिखा है फॉर केम बैक इमीडिएटली, फॉर प्रीपोजिशन इसके बाद तो कमिंग होना चाहिए था, इसका मतलब ग्रामेटिकली ये वाला भी इनकरेक्ट है, तो आंसर तो एक ही होगा। अगेन बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। अच्छा, अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें, आप बोलेंगे नहीं सर इसको हम ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना चाहते, तो ठीक है आप पैसेज से कर लो। लिखा है अलोंग विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, ही, पैसेज से नहीं क्वेश्चन से, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखो अब आप बोल रहे हो रास्ते के अंत तक, एंड ऑफ द स्ट्रीट, राइट। यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर यहां पे टिल लगा है तो टिल ही लगता है, ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब आपको क्यों कंफ्यूज करता है पता है, क्योंकि एक ही सिचुएशन में आप 3-4 फ्रेजल वर्ब लगा सकते हो, एक ही सिचुएशन में आप 3-4 प्रीपोजिशन लगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगा बट ग्रामेटिकली सबका सब करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट इसमें पागल हुआ पड़ा है कि कहां पे क्या लगेगा, क्योंकि रटने की आदत है और कुछ टीचर्स को रटाने की आदत है कि यहां यही लगेगा, ऐसा नहीं है, यहां यही लगेगा ऐसा नहीं होता, कुछ चेंजेस होंगे, मीनिंग में चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशनल में बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है कि वो बोलेंगे थर्ड कंडीशनल में वुड हैव प्लस V3 लगेगा, वो ये बोलेंगे भी नहीं कि यहाँ पे कुड हैव भी हो सकता है, मीनिंग में थोड़ा चेंज होगा, शुड हैव भी हो सकता है, मीनिंग में थोड़ा चेंज होगा, बोलते ही नहीं ये बात। अब स्टूडेंट ने रट्टा मार लिया कि वुड हैव है, उसके बाद जब वो बनाना चाहता है एग्जाम में, तो यहाँ पे अगर कुड दे दिया वो तुरंत एरर करेगा कि अरे ये रट्टे हुए स्ट्रक्चर से नहीं आया। आपको समझना पड़ेगा और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना पड़ेगा। सारी बातें ऑब्वियसली आप नहीं समझा सकते फ्री क्लास में यूट्यूब पे, जो जो इंपॉर्टेंट बात है आप वो तो एटलीस्ट बता दो, और स्टूडेंट्स के एंड से भी थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करना चाहिए। एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा था कि यहां लिखा था ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, लिखा ही वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखो आप अगर टिल लगाओगे यहाँ पे तो इसका एक मतलब बनेगा कि जहां स्ट्रीट खत्म हो वो वहीं तक गए। आप यहां पे ये भी लगा सकते हो कि ही वॉक्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीट, कि वो रास्ते के अंत के तरफ जा रहे थे। आप ये भी लगा सकते हो कि ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, कि उनका डेस्टिनेशन ही था कि अंत तक जाना है। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा सर जो टिल लिखा है गलत है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट भी होगा कि अगर आपने माना है कि वहां जाके आपका रास्ता खत्म हो गया तो टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट बोलो, हो सकता है बिल्कुल। एंड केम बैक इमीडिएटली, वापस आ गया तुरंत, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में देता तो नो एरर ऑप्शन होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था। क्या किसी में नो एरर है? नहीं। इसका मतलब आपको इसमें एरर ढूंढने के लिए नहीं बोला गया, इसमें आपको ये बोला गया कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन सा सबसे सटीक बैठेगा। तो जैसा मैंने बोला टुवर्ड्स भी सही होता, टू भी सही होता, यहां पे टू लिखा है, आंसर कर दो। आप ऐसे भी बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। लिखा है द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स फॉर वीक्स बिफोर यू अराइव। लिखा है द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है यहाँ का, वर्ब है यहाँ का, डिलीजेंटली एडवर्ब है, बता रहा है कैसे काम किया जा रहा है। डिलीजेंटली स्टडिंग, स्टडिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, वॉज वर्ब के बाद बिफोर आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। फॉर देयर एग्जाम्स, किसके लिए पढ़ रहे हैं? एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। फॉर वीक्स, समय बता रहा है। बिफोर कंजंक्शन है। यू अराइव, तुम आए थे। क्या आपको ये बिफोर देख के कुछ चमका? ऐसे क्वेश्चंस क्या आपने प्रैक्टिस किए हैं? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे आने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, याद आ रहा है? कि अगर हम किसी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर क्या की हेल्प लें और ये मीनिंग कन्वे हो रहा हो कि दो पास्ट के इवेंट्स हो रहे हैं, पहला पास्ट का इवेंट इधर हो रहा है, सेकेंड पास्ट का इवेंट इधर हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बिफोर या आफ्टर के पहले, मतलब जो घटना पहले हुई है उसमें हैड लगाते हैं, जो घटना बाद में हुई है उसमें V2 लगाते हैं। चमक रहा है क्या ये वाला लॉजिक? वापस आते हैं सवाल पे, समझते हैं पहले ये लगेगा कि नहीं लगेगा। लिखा है द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स, स्टूडेंट जो है बहुत मेहनत से एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। फॉर वीक्स, हफ्तों से पढ़ रहे थे। बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। तो पास्ट की यहां पे दो घटनाएं हुई है, ठीक है। एक घटना यह है कि यू अराइव, तुम आए। दूसरी घटना यह है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स वर स्टडिंग। आपको बस ये देखना है पहली घटना कौन सी हुई थी। तो क्या लिखा है? बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। इसका मतलब स्टूडेंट्स के पढ़ाई की जो बात की जा रही है ये वाली बात फर्स्ट इवेंट है, और तुम जो आए ये वाली बात सेकंड इवेंट है। रूल क्या कहता है? सेकंड वाले इवेंट के साथ V2 लगता है। तो देखो यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म अराइव्ड लिखा हुआ है, तो यहां तो एरर नहीं है। अच्छा, पहली वाली जो घटना होगी उसमें हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर होता है। आ जाओ सवाल पे। सवाल क्या लिखा हुआ था, ध्यान देना। लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग, मिला एरर।
बिल्कुल एरर होगा। क्या एरर होगा? लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग, तो क्या कर देंगे? हैड डिलीजेंटली स्टडीड, क्योंकि हैड प्लस भी 3 लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट हैड डिलीजेंटली स्टडीड। अगला जो आपके दिमाग में डाउट आएगा वो ये आएगा कि सर फिर तो दो पार्ट में एरर हो गया, क्योंकि वर्क को हमने चेंज किया हैड में और स्टडिंग को चेंज किया स्टडीड में। इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला ये वाला गलत है? डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है? आपको आगे देखना, हिंट दिया था। क्या लिखा हुआ था? फॉर वीक्स। क्या आपको याद आ रहा है किसी सेंटेंस में हम जब फॉर या सिंस की मदद लेते हैं कोई टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए, काम कब से चलता आ रहा है, तो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है? क्या याद आ रहा है? अब यहां पे हैड लगाना मजबूरी है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। अगर हम माफ कीजिएगा, अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखना, लिखना पड़ेगा हैड बिन डिलीजेंटली स्टडिंग। तो सही सोल्यूशन क्या है? द स्टूडेंट्स हैड बिन डिलीजेंटली स्टडिंग। फायदा क्या हुआ? स्टडिंग का स्टडिंग रह गया, इसका मतलब यहां पे कोई एरर नहीं हुआ। हमने क्या करना है? सिर्फ वर्ब को हटा के हैड बिन कर देना है। द स्टूडेंट्स हैड बिन डिलीजेंटली स्टडिंग। अब ये जो 4 वीक्स लिखा हुआ था ये भी सेटिस्फाई हो गया। ये जो रूल लगा था कि बिफोर आफ्टर होने की वजह से एक में हैड लगेगा दूसरे में V2, वो भी यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमारा एरर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है, वर्ब को हटा के हैड बिन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लिखा हिज आंट हु लिव्स एट अमेरिका ब्रॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर हिम एंड हिज सिस्टर। लिखा हिज आंट हु लिव्स एट अमेरिका, ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है। क्या आपको याद आ रहा है रिलेटिव क्लॉज? पिछले वीडियो में भी समझाया था रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में आप जब हु, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस को लगा के कोई एक क्लॉज बनाते हो, जो क्लॉज एक एडजेक्टिव का काम करता है, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बस एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जो मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं होता, उसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। कैसे पहचानेंगे? हु, विच और दैट का काम करेगा। दूसरा, ये आपके नाउन या आपके प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, हु, विच और दैट से शुरू होगा। तो क्या लिखा हुआ है? हिज आंट हु लिव्स एट अमेरिका, उसकी आंटी जो अमेरिका में रहती है। क्या आपको यहां पे हु लिखा हुआ मिल रहा है? एक हिंट हुआ कि रिलेटिव क्लॉज है। दूसरा, ये कौन आंटी है? मेरी तो बहुत सारी आंटी है, तुम कौन सी आंटी के बारे में बात कर रहे हो? इसका मतलब ये आंटी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये आंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है आपको, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब ये वाला रिलेटिव क्लॉज है, राइट? ये मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, जिसका मतलब हमारा मेन सेंटेंस क्या बचा? ध्यान देना, मेन सेंटेंस बचा हिज आंट ब्रॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर हिम एंड हिज सिस्टर। ये हमारा मेन सेंटेंस है। आओ एक एक करके दोनों चीजों को देख लेते हैं। लिखा हिज आंट सिंगुलर है, ब्रॉट वर्ब का दूसरा फॉर्म है, पास्ट है। क्या लेकर आई? अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, बिल्कुल सही है। किसके लिए? फॉर हिम एंड हिज सिस्टर। यहां तो कोई एरर नहीं है, हमारे ऑप्शन में कहीं नो एरर भी नहीं है। इसका मतलब हमारा एरर कौन से पार्ट में है? रिलेटिव क्लॉज में। आओ जरा इसको भी चेक कर लें। लिखा है हिज आंट, आंट क्या है? सिंगुलर है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। ध्यान दीजिएगा दो बातों पर। पहला, ये जो लिव्स है, जो हमारा यहां पे वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है भाई साहब इसका हु। हु किसके लिए आ रहा है? आंट के लिए। इसका मतलब यहां पे हमें सिंगुलर वर्ब लिखना है या प्लूरल वर्ब लिखना है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये हु का एंटीसीडेंट मतलब आंट पे डिपेंड करता है। क्या यहां पे आंट्स लिखा हुआ था? नहीं, आंट लिखा हुआ था, जिसका मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखना वर्ब का 5वां फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का 5वां फॉर्म है, इसका मतलब ये वाला भी सिंगुलर है और ये वाला भी सिंगुलर है, तो यहां पे तो ये एरर नहीं है। दूसरा, हु इंसानों के लिए होता है, तो बिल्कुल यहां पे हु सही है। अगर निर्जीव चीज की बात करते हैं तो विच लगाना पड़ता। तो क्या लिखा है? हिज आंट हु लिव्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ा है, रट के पढ़ा है, उनके दिमाग में ये आएगा कि अरे सर यहां तो V2 लिखा हुआ है, तो फिर यहां पे लिव्स कैसे होगा? लिव्ड होना चाहिए ना। भाई साहब ये 10 बार बताया है, 11वीं बार फिर सुन लो। रिलेटिव क्लॉज का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के टेंस से कुछ लेना देना नहीं होता। ये सिवाय एक एडजेक्टिव होने के और कुछ नहीं है सेंटेंस में। तो एडजेक्टिव का टेंस आपके टाइमलाइन वाले टेंस के साथ कैसे मैच करेगा? मेरी आंट लेकर आई, ये घटना पास्ट की है, लेकिन मेरी आंट हमेशा अमेरिका में रहती है ना, तो ये घटना तो प्रेजेंट में ही होगा। इसका मतलब मैं साधारण भाषा में ये बोलना चाह रहा हूं कि रिलेटिव क्लॉज का टेंस इसके साथ मैच नहीं करता। कर गया बहुत अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं हर बार करेगा, राइट? इसलिए रिलेटिव क्लॉज को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देखना। मैं पागल थोड़ी हूं कि मैंने बोला कि इसका सेंटेंस से कुछ लेने देना नहीं है, पहले मैंने मेन सेंटेंस आपको पढ़ के सुना दिया। मैंने वो क्यों किया? ताकि आपके दिमाग में ये चीज बाइफरकेट हो सके, अलग अलग हो सके कि इसका सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है सिवाय आंट को क्वालिफाई करने के।
ये मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है। क्योंकि मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो इसका टेंस नहीं मैच होगा। ठीक है, अगर हो गया तो किस्मत अच्छी है, बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता, तो नहीं हुआ तो परेशान मत हो जाना, ये अलग सेंटेंस है अपने आप में। ठीक है, वापस आता हूं, तो क्या लिखा हुआ था, हु लिव्स, तो लिव्स को लिव्ड मत कर देना, वो एरर नहीं है। आगे लिखा हुआ था एट अमेरिका। अब देखो एरर तो बच्चों वाला है, पर चूंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इसलिए मैंने इतना खोल के पढ़ाया आपको। एरर क्या है, अमेरिका एक बड़े कंट्री का नाम है, इसके नाम के पहले इन लगेगा, ये आपने बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग कि हम अपना एड्रेस जब बताते हैं तो हम छोटे नाम के आगे एट लगाते हैं, बड़े नाम के आगे इन लगाते हैं। सो यहाँ पे इन अमेरिका होगा। अच्छा, यहाँ सुधार के ही लिखा हुआ था इन अमेरिका, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। लिखा है द आर्टिस्ट बिलीव्स दैट दिस न्यू कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स हैज बीन अ मास्टरपीस दैट विल डिफाइन कंटेम्पररी आर्ट। ठीक है, 3-4 क्लॉजेस हैं, मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। पहला क्लॉज, द आर्टिस्ट बिलीव्स, आर्टिस्ट क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब कौन सा आया है, बिलीव्स। आर्टिस्ट सिंगुलर था तो बिलीव्स देखना वर्ब के पांचवें फॉर्म में, ये बिल्कुल ठीक है। दैट कंजंक्शन है, यहां से मतलब हमारा नया क्लॉज स्टार्ट हुआ। लिखा है दिस न्यू कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, ऑफ प्रीपोजिशन, पेंटिंग्स उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, दिस न्यू कलेक्शन, हमारा सब्जेक्ट बनेगा कलेक्शन, सिंगुलर है, ध्यान देंगे। लिखा है हैज बीइंग अ मास्टरपीस, फिर लिखा हुआ है दैट, रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, दैट विल देखना फिर से, ये रिलेटिव क्लॉज है, दैट की मदद से जुड़ा हुआ है। इसका काम बस इतना है कि ये मास्टरपीस को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, कैसा मास्टरपीस ये बनेगा ये वो बता रहा है। क्या बोल रहा है कि दैट विल, ये विल का सब्जेक्ट कौन है, मास्टरपीस है। ठीक है, सो लिखा है दैट विल रीडिफाइन। अच्छा, विल एक मॉडल है, हमने कितनी बार पढ़ा है कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, एज द रिजल्ट ऑफ विच विल के बाद रीडिफाइन लगा हुआ है। अगर डिफाइंड होता तो वो एरर होता, कंटेम्पररी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां पे कोई एरर नहीं है। इधर से हमने पढ़ा, यहां तक कोई एरर नहीं था। आगे बढ़ेंगे। एक चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है हैज बीइंग, क्या ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको नहीं सिखाया था कि बी बेस फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, एम एंड आर, पास्ट फॉर्म होता है वॉज एंड वर, V3 होता है बिन, और V4 होता है बीइंग। ठीक है, अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। अगर हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो बीइंग कहां से आएगा, क्या होना चाहिए था, बिन होना चाहिए था, हमें V3 लगाना है। तो एरर कहां पर है भाई, एरर है ऑप्शन नंबर 2 में, बीइंग नहीं होगा, इसके जगह पे बिन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारे लोग एरर इस तरीके से बनाते हैं कि सर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, तो ध्यान रखिएगा, आंख और कान से एरर नहीं बनाया जाता, एरर दिमाग से बनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जब टफ होगा तो फंस जाओगे। ठीक है, इसे सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, क्या सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे एरर बनाना छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 7, अलास्का इन द यूएसए इज द कोल्डर ऑफ ऑल द स्टेट्स। लिखा है कि यूएसए में जो अलास्का है ना, वो सारे स्टेट्स से ज्यादा ठंडा है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आपको पता होगा क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो। जब भी हम किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में हो, कौन सा डिग्री में हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो, तो हम सामने वाले को यह बताना चाहते हैं कि वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स ओनली। जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव को यूज करना चाहें तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए। दूसरी भाषा में अगर बोलूं तो दो चीजों को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री आता है, दो से ज्यादा चीजों को कंपैरिजन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री आता है। अब यहां पे क्या लिखा है कि अलास्का इन द यूएसए इज द कोल्डर ऑफ ऑल द स्टेट्स। कह रहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग अलास्का, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो इनमें से सबसे ज्यादा ठंडा अलास्का है। अब ये कॉमन सेंस है कि यूएसए में केवल 2 स्टेट्स नहीं है, यहां पे नाम इसलिए बता दिया गया है। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसए में केवल 2 स्टेट्स नहीं है। इसका मतलब हम जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है, 2 से ज्यादा है। अगर वो 2 से ज्यादा है तो हमें कोल्डर यूज करना चाहिए क्या, नहीं, ये 2 लोगों के लिए होता है। डिग्री कैसा चलता है, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। हमें सुपरलेटिव चाहिए ना, तो सुपरलेटिव लिखिए, क्या होगा, कोल्डेस्ट होगा। एरर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, कोल्डर नहीं होना चाहिए, कोल्डेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द स्काई इज कवरिंग विथ डार्क क्लाउड्स एंड आई होप सून इट विल बिगिन टू रेन। लिखा हुआ है द स्काई इज कवरिंग विथ डार्क क्लाउड्स। स्काई जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब काले क्लाउड्स के साथ, काले बादलों के साथ कवर कर रहा है। एंड कंजंक्शन है आई होप सून इट विल रेन, इट विल बिगिन टू रेन, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बारिश होगी। ठीक है, आइए सेंटेंस में एरर ढूंढते हैं।
लिखा हुआ है द स्काई इज कवरिंग, द स्काई इज कवरिंग। अच्छा, हम लोग ना जब भी मेन वर्ब की बात करते हैं, तो जब भी मेन वर्ब की बात करते हैं तो इज, एम, आर, वॉज और वर के बाद मेन वर्ब के दो फॉर्म्स आ सकते हैं, राइट। या तो आप इनके बाद V3 यूज करिए, या तो आप इनके बाद V4 यूज करिए। अगर आप V3 यूज करेंगे तो इसको पैसिव वॉइस बोला जाता है, अगर V4 यूज करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। कोई भी चीज पैसिव में कब होता है? जब जिसको आपने सब्जेक्ट माना हो वो एक्शन का रिसीवर हो, मतलब वो काम कर नहीं रहा, उसके ऊपर काम हो रहा है। लिखने का तरीका ये होता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर होगा या बी का कोई फॉर्म होगा और उसके बाद V3 होगा। अगर हम V4 बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये एक्टिव वॉइस होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये कोई काम करेगा, और दूसरा कॉन्टिन्यूटी की बात होती है कि ये काम अभी चल रहा होगा। अब आते हैं सवाल पे। लिखा है कि द स्काई इज कवरिंग विथ डार्क क्लाउड्स। स्काई जो है ना, आसमान जो है, वो काले बादलों से ढक रहा है। आसमान कोई इंसान है क्या कि वो काले बादलों से ढक रहा है? दूसरा, विथ डार्क क्लाउड्स मतलब डार्क क्लाउड्स के साथ, सो डार्क क्लाउड्स के साथ आसमान को ही ढका जाता है ना, विच मीन्स ये जो कवर करने की बात यहां पे की गई है, ये जो कवर करने की बात यहां पे की गई है, स्काई इसका डूअर नहीं है, स्काई इसका रिसीवर है। जिसको हमने सब्जेक्ट माना था स्काई को, ये सब्जेक्ट यहां के एक्शन का डूअर नहीं है, ये किसी को कवर नहीं कर रहा। स्काई कवर हो रहा है, डार्क क्लाउड से स्काई खुद कवर हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये डूअर नहीं है एक्शन का, ये रिसीवर है एक्शन का। तो अगर ये रिसीवर है एक्शन का तो कौन से वॉइस में लिखा जाना चाहिए था? पैसिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए था। अच्छा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? बी का फॉर्म होगा और V3 होगा, जिसका मतलब ये बी के फॉर्म में यहां पे इज लिखा हुआ है और V3 में हम कवरिंग को कवर्ड कर सकते हैं। तो क्या अभी जो लिखा है वो गलत है? 100% गलत है। सुधार कर क्या होना चाहिए था? इस कवरिंग नहीं होना चाहिए था, इस कवर्ड होना चाहिए था, ताकि सेंटेंस बने पैसिव में। और क्या होगा? द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। जो स्काई है वो डार्क क्लाउड से कवर हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा है द कमिटी हैज केयरफुल कंसीडर्ड द रिपोर्ट विच यू सेंट अस एंड हैज डिसाइडेड टू टेक एक्शन। ध्यान से सुनना। लिखा है द कमिटी हैज केयरफुल कंसीडर्ड। कमिटी यहां का सब्जेक्ट था, हैज यहां का हेल्पिंग वर्ब है, कंसीडर्ड यहां का मेन वर्ब है, केयरफुल एडजेक्टिव है। क्या कंसीडर किया है? रिपोर्ट। रिपोर्ट यहां का ऑब्जेक्ट है। लिखा है विच यू सेंट अस। विच जो था वो एक रिलेटिव क्लॉज बना रहा है। फिर से वही वाली बात आई, रिलेटिव क्लॉज वाली, ऑलरेडी आज के वीडियो में समझाया आपको। इसका मतलब ये है कि विच यू सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, ये बस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि नाउन रिपोर्ट के लिए आया है। कि मैंने बोला कि कमेटी ने रिपोर्ट को कंसीडर किया। आपने तुरंत पूछा सर कौन सा रिपोर्ट? मैंने आपको बोला जो तुमने भेजा था, विच यू सेंट अस। इसका मतलब यह है कि ये जो विच यू सेंट अस है, ये केवल और केवल रिपोर्ट को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है। ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर लिखा हुआ है एंड, जो कि मेन सेंटेंस का पार्ट था, हैज डिसाइडेड टू टेक एक्शन। इसका मतलब मेरा मेन सेंटेंस क्या है समझना। मेरा मेन सेंटेंस है द कमिटी हैज केयरफुल डिसाइडेड द रिपोर्ट एंड हैज डिसाइडेड टू टेक एक्शन। ये हमारा मेन सेंटेंस है। जो रिलेटिव क्लॉज था वो क्या था कि विच यू सेंट अस, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज था। क्या आप दोनों को अब अलग अलग कर पा रहे हैं? आई होप आप अब अलग अलग कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें एरर कहां कहां हो सकता था। सबसे पहले कमिटी सिंगुलर होता है। अब बोलेंगे सर कमिटी तो प्लूरल होता है, क्या बात कर रहे हैं? देखो, कमिटी ना एक काउंटेबल, एक कलेक्टिव नाउन है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या लिखना चाहते हो। मतलब ये है, जब आप इसको एज अ यूनिट काउंट करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। जब आप इसको एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल होता है। आप जब ये कह रहे हो कि कमिटी ने रिपोर्ट को कंसिडर किया, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अगर 10 लोग हैं कमिटी में तो वो सबने कंसिडर किया होगा। अगर 16 लोग हैं तो 16 ने कंसिडर किया होगा। इसका मतलब आप उसको एज अ यूनिट देख रहे हैं। अगर मैं ये बोलता कि कमिटी आपस में लड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि कमिटी के अंदर लोग हैं, आपको ये पढ़ के पता चल रहा है, तो वो इंडिविजुअल्स की बात हो जाती। वहां पे हम इसको एज अ प्लूरल काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, कमिटी सिंगुलर है। दूसरा कॉमन सेंस भी आप लगा सकते थे कि अगर ये प्लूरल होता फिर यहां पे भी हैव होना चाहिए था और यहां पे भी हैव होना चाहिए था, तो दो जगह पे तो एरर नहीं होगा। इसका मतलब यहां सिंगुलर काउंट किया गया। एनीवेज, तो क्या लिखा हुआ है? द कमिटी हैज कंसीडर्ड। हैज के बाद हमेशा हैज और हैव और हैड के बाद हमेशा V3 होता है, तो यहां पे भी कोई एरर नहीं है। द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है, कोई एरर नहीं है। हैज डिसाइडेड, कमिटी यहां का सब्जेक्ट है, हैज के बाद V3 होता है, कोई एरर नहीं है। एक एरर दिमाग में आपके आ सकता है, फिर से वही बात कि सर यहां पे सेंट क्यों लिखा हुआ है, ये तो V2 हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, ये रिलेटिव क्लॉज है, इसका बाकी सेंटेंस के टेंस के साथ मिलना ना मिलना संयोग मात्र है।
ये अलग भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके टेंस पे तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एरर है कहां पे, इतनी राम कहानी मैंने कह दी पर हमें एरर नहीं मिला। एरर है, बहुत आसान एरर है, क्या है देखो, लिखा हुआ है द कमिटी हैज केयरफुल कंसीडर्ड, लिखा हुआ है केयरफुल कंसीडर्ड। अच्छा, ये केयरफुल क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, मैंने शुरुआत में आपको बोला था, जैसे कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है। हम लोग किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम क्या देखते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। अब एक बात बता दो, क्या ये कमिटी के लिए आया था, क्योंकि कमिटी यहां का नाउन था, क्या इस नाउन कमिटी के लिए केयरफुल आया है? नहीं, ये तरीका बता रहा था कि कमिटी ने कंसिडर कैसे किया, इसका मतलब ये मैनर बता रहा था, ये अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ मैनर था। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो आपका तरीका बताता है। तो क्या लिखा है, द कमिटी हैज केयरफुल कंसीडर्ड। भैया जब हमें एडवर्ब चाहिए तो हम केयरफुल कैसे लिख सकते हैं, हमें तो केयरफुल ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देंगे। कैसे बना देंगे, हम सिंपली उसमें एलवाई लगा देंगे और हो जाएगा केयरफुली। तो क्या होगा, द कमिटी हैज केयरफुली कंसीडर्ड, जिसमें कंसीडर्ड जो है ये वर्ब है और केयरफुली उसके लिए एडवर्ब आ रहा है। तो सेंटेंस में किसकी जरूरत है, उस बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला लिखा है कि दिस इज द बेस्ट नोवेल आई हैव रेड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। लिखा है दिस इज द बेस्ट नोवेल। देखो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द आता है, तो बिल्कुल ठीक है, आया है। लिखा है दिस इज द बेस्ट नोवेल, नाउन कौन था, नोवेल था, ये सबसे अच्छी नोवेल है। आई हैव रेड, आई के साथ हैव आता है, बिल्कुल सही है। हैव के बाद V3 आता है, बिल्कुल सही है। इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ध्यान देना, रेड का पुट की तरह ही V2 भी रेड होता है, रीड का, और V3 भी रेड होता है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ये रीड पढ़ते हैं, इसको रेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है कि दिस इज द बेस्ट नोवेल आई हैव रेड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, कोई एरर नहीं है, नो एरर। आप बोलेंगे सर यहाँ पे दैट हो सकता था क्या, बिल्कुल हो सकता था कि आई दिस इज द बेस्ट नोवेल विच आई हैव रेड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, या दिस इज द बेस्ट नोवेल दैट आई हैव रेड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिल्कुल ये हो सकता था, पर ये अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिखा गया। 11 नंबर, उसको एरर नहीं मान सकते। इन केस यू आर वंडरिंग कि एरर होगा कि नहीं, एरर नहीं होगा, वो इग्नोर्ड रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगला, सैम एंड टीना हैड वंडरिंग व्हाट टू डू दिस वीकेंड। सबसे पहले एरर तो हमें मिल गया है, क्यों एरर मिल गया है, क्योंकि हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। यहां पे लिखा है हैड वंडरिंग, राइट, ये तो नहीं हो सकता, हम यहां पे वंडरिंग को हटा के वंडर्ड कर सकते हैं, हालांकि ये सोल्यूशन भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हैड का इस्तेमाल आमतौर पर हम तब करते हैं जब हम पास्ट के भी पास्ट की बात कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं था, दो पास्ट की घटनाएं नहीं थी, किसी को कंपेयर नहीं किया गया था। यहाँ सिंपली बोला जा रहा था कि सैम और टीना ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि इस वीकेंड क्या करना है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि सैम एंड टीना आर वंडरिंग कर सकते हो। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी होता है कि सर वंडर एक स्टेट का वर्ब है, आप इसमें आईएनजी मत लगाओ, तो कोई बात नहीं, मत लगाओ, आप इसको ये कर सकते हो कि सैम एंड टीना वंडर, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। 12 नंबर, आई हैव लिव्ड विथ माई पेरेंट्स इन मुंबई इन अ रेसिडेंशियल फ्लैट येट 2 years। बताने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, फॉर 2 years। आप बोलेंगे सर पढ़ने में अटपटा लग रहा है, इसलिए वो रीजन तो है ही, पर मैं टीचर हूं, मैं ये बोलूंगा कि पढ़ने में अटपटा लग रहा है तो तुम ही मुझे मारोगे कि वो तो हमें भी पता चल गया। मैं ग्रामर का रीजन बता देता हूं। येट जो है ये आमतौर पर कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। दूसरा, ये टाइम का ड्यूरेशन नहीं बताता। फॉर एक प्रीपोजिशन है, हमें यहाँ प्रीपोजिशन ही चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जो 2 years लिखा हुआ है, 2 years लिखा हुआ है, इसमें ईयर्स नाउन है जो कि इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, टू उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरा, ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, तो फॉर 2 years होगा। अगला, अ फॉक्स एंड एन हाइना। लिखा है अ फॉक्स एंड एन हाइना। क्या हाइना किसी वावेल के साउंड से स्टार्ट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि अ लगेगा कि एन लगेगा, ऑब्वियसली अ लगेगा, एरर है यहां पर, अ फॉक्स एंड अ हाइना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, you know that I am fond of reading and also that all books are my favorite, but you don't know that this is one of my favorite book। लिखा हुआ है आपको पता है कि मुझे पढ़ना कितना पसंद है, साथ ही साथ में ये भी कि मेरे पास मेरी कितनी सारी किताबें मेरी फेवरेट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे ये किताब, ये मेरी वन ऑफ द मतलब सबसे फेवरेट किताबों में से एक है। तो क्या लिखा हुआ है कि यू नो, यू के साथ V1 आता है, कोई एरर नहीं है। दैट, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। दैट कंजंक्शन है, आई एम, आई के साथ एम लगता है, बिल्कुल ठीक है। फॉन्ड ऑफ अपने साथ जेरेंड लेता है, तो फॉन्ड ऑफ रीडिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एंड कंजंक्शन है ऑल्सो, एंड ऑल्सो दैट ऑल बुक्स, यहाँ का सब्जेक्ट है, बुक्स प्लूरल है तो आर लगेगा, ऑल बुक्स आर माई फेवरेट, बट कंजंक्शन है, यू डोंट नो, यू के साथ डोंट लगेगा, V1 लगेगा, बिल्कुल ठीक है। डू
डज और डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है। तो यहां पे नो लिखा हुआ है, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। दैट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक, मिल गया मुझे एरर। क्या ये वाला रूल रटा रटाया नहीं है कि आप कहीं पे भी अगर वन ऑफ लिखते हो तो उसके बाद आप जो भी नाउन लिखोगे ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो तो आगे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। हालांकि यहां पे जरूरत नहीं थी क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं किया हुआ और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है कि दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक, वन ऑफ माई फेवरेट बुक। भैया बुक नहीं होगा, क्या होगा? बुक्स होगा। एरर है इसमें, हाँ जी एरर है, फेवरेट बुक नहीं होगा, फेवरेट बुक्स होगा। कोई एरर नहीं है, आगे बढ़े। चेतन्स रूम इज क्लीन देन राम्स रूम बिकॉज चेतन क्लीन्स इट मोर ऑफन देन राम। लिखा है चेतन का जो कमरा है, चेतन्स रूम इज क्लीन देन। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी दो चीज को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां पे कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है चेतन्स रूम इज क्लीन देन राम्स रूम। अब एक तरफ है चेतन का कमरा, दूसरी तरफ है राम का कमरा। हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया। जब हमने इनको आपस में कंपेयर किया तो क्लीन कैसे होगा भाई साहब? क्या होना चाहिए था? क्लीनर होना चाहिए था। कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करिए। कहां गया? क्लीनर, राइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। लिखा है स्टेफन हाउएवर कंट्राइव्ड टू पुट अवे हिज डिपार्चर फॉर 18 मंथ्स। अगेन बहुत तगड़ा सवाल है। स्टीफन यहां का सब्जेक्ट है, लिखा हुआ है कंट्राइव्ड। अब ये वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे बच्चे तो सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन? उनको तो लगेगा यही वाला एरर है क्योंकि मीनिंग नहीं समझ आ रहा। इसलिए मैं बोलता हूं कि एमटीएस का लेवल बहुत स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। देखो कंट्राइव्ड का मतलब होता है डेलिबरेट स्कीमिंग ऑफ समथिंग। जिनको नहीं समझ में आया, आसान भाषा में डेलिबरेट प्लानिंग, जानबूझ के किसी चीज की प्लानिंग करना, उसको कंट्राइव्ड कहा जाता है। देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंट्राइव्ड एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फर्जी तौर पर कुछ प्लान करना, उसको कंट्राइव्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था? स्टीफन हाउएवर कंट्राइव्ड टू पुट अवे हिज डिपार्चर फॉर 18 मंथ्स के जो स्टीफन है उसने ये प्लानिंग की, ठीक है, कि वो अपने डिपार्चर को, मतलब उसको कहीं जाना था तो वो अपने जो जाने वाला जो उनका काम था उसको वो 18 महीने से पुट अवे कर दे। क्या कर दे? पुट अवे कर दे। नोट कर रहा? देखो दो डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, एक होता है पुट अवे, दूसरा होता है पुट ऑफ। जहां भी फ्रेजल वर्ब आता है मैं आपकी सहूलियत के लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड लगा देता हूं। अब आप समझ रहे हो कि किस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप इसको शेयर नहीं करते। तो यार क्या फायदा हुआ बताओ? एक तरफा मेहनत है ना। फिर मैं तो करते जा रहा हूं अपने एंड से, पर मुझे आउटपुट कुछ मिलेगा क्या अगर तुम शेयर नहीं करोगे? तो अगर मेरा ग्रोथ नहीं होगा तो भाई आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर की तरीके से, इन्फ्लुएंसर तो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, पर आप एक यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से समझिए कि आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर होते। आप पूरा हफ्ता लगाते हैं किसी चीज में रिसर्च करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो डिटेल्ड एनालिसिस होता है हर क्वेश्चन का। आप पूरा हफ्ता लगाते हैं, बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, बहुत सारा मटेरियल बनाते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, और उसके बाद आप किसी को कुछ फ्री में बांट रहे हो, क्योंकि यूट्यूब में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। एड्स लगाए जाते हैं, उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ है कि सर एड बहुत आता है, एड बहुत आता है। तो भैया तुमको ताजमहल ला के दे दूं? मतलब इस लेवल की मैं मेहनत करूं लेकिन मैं उससे 1 रुपया नहीं कमाऊं? पता नहीं, मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता स्टूडेंट्स का कि उनके हिसाब से। और पता ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें बचपन से सब सुनाया गया है ना, तो हमारे दिमाग में वही छपा हुआ है। क्योंकि बचपन से हमेशा हमने क्या सुना, ये फन आउट ऑफ फन बोल रहा, मजाक वाली बात है, कि बचपन से क्या बोला गया है कि एक गरीब शिक्षक था। मैंने आज तक इतनी कहानियां पढ़ी, कभी मैंने आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं पढ़ी कि बोला गया एक अमीर शिक्षक था। हमारा भारतीय समाज ये मानने को तैयार नहीं है कि शिक्षक अमीर हो सकता है। शिक्षक कमा कैसे रहा है? उसको तो गरीब होना चाहिए था, वो अमीर कैसे हो सकता है यार? कोर्स बेच दिया भाई, एक एक कोर्स का 1500 रुपए ले रहा है, 1000 बच्चों ने एनरोल कर दिया, 15 लाख कमा लिया। ऐसे कैसे भाई? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि लोग करप्शन करके पैसा कमा रहे, पर तुम्हें यह दिख रहा है कि एक आदमी अपना खून पसीना लगा के, मेहनत की कमाई करके, बहुत अपने सालों का नॉलेज लगा के तुमको पढ़ा रहा है ताकि तुम्हारी नौकरी हो। उसके एवज में तुमसे सिर्फ ऐड ले रहे हो। मतलब यूट्यूब पे तो कुछ पैसा तुमसे तो नहीं लिया जा रहा ना, तुम सिर्फ ऐड देख रहे हो। स्टूडेंट को उसमें भी परेशानी। मैंने तो भाई साहब यहां तक कमेंट्स पढ़े हैं कि सर आप बीच में सब्सक्राइब क्यों बोलते हैं? सब्सक्राइब मत बोलो। मतलब मैं तुम्हारा रोबोट हूं कि तुमने मेरे में जो डेटा फीड किया, मेरे मुंह से बक बक करके वही निकलेगा? क्या लॉजिक है भाई? मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा हंसी आती है स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ के, और साइकी देख के बहुत हंसी आती है। ये क्या सोच रहे हो भाई?
रियल वर्ल्ड से कितनी दूर हो, कितने डिल्यूजनल हो सकते हैं लोग। हाइट है डिल्यूजन का यूट्यूब पे, और पता नहीं सारे शायद पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे होगा। एनीवेज वापस आते हैं पढ़ाई पे, बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई। एनीवेज तो पुट अवे की बात मैं कर रहा था, और मैं ये बोल रहा था कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा शेयर कर लेना, देख लेना अगर कर पाओ तो। पुट अवे का मतलब क्या होता है? पुट अवे का मतलब होता है टू स्टोर, टाइडी और रिमूव समथिंग टू इट्स प्रॉपर प्लेस। किसी चीज को कहीं से या तो हटाना या तो उसके ठीक ठीक जगह पे रखना, उसको पुट अवे कहा जाता है। यूज क्या है इसका? लिखा है कि यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग। इसको कैसे यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है ताकि चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा सके, ताकि चीजों को क्लीन किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल, शी पुट अवे द डिशेस आफ्टर डिनर, कि वो डिनर के बाद वो अपने डिशेस जो है ना वो एक जगह पे ले जाके रख देती है। ठीक है, तो ये होगा पुट अवे का मतलब। अब एक और मैं यहाँ पे पिच कर रहा हूं एक और फ्रेजल वर्ब व्हिच इज पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग टू अ लेटर टाइम। किसी चीज को ना पोस्टपोन कर देना या किसी चीज को डिले कर देना आने वाले समय के लिए, उसको पुट ऑफ कहा जाता है। यूजेज क्या है इसके? कॉमनली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू रीशेड्यूलिंग और डिलेइंग एक्शंस और इवेंट्स। लिखा है इसका आमतौर पर यूज किया जाता है रीशेड्यूलिंग के लिए या डिलेइंग के लिए एक्शन या इवेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। मतलब यह है कि उन्होंने मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया, इसके लिए पुट ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। आ जाओ वापस सवाल पे। लिखा है स्टीफन हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट टू पुट अवे हिज डिपार्चर। पुट अवे हिज डिपार्चर या पुट ऑफ हिज डिपार्चर। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, देखो पुट अवे का मतलब होता है चीजों को अरेंज करके कहीं पे रखना या हटाना। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। यहां पे मैंने क्या बोला था कि उसने अपने डिपार्चर को पोस्टपोन कर दिया। सो भैया पोस्टपोन किया तो पुट ऑफ बोलो ना, पुट अवे थोड़ी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। लिखा हर डिसीजन गिवन द कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस वाज टू इंपल्सिवली मेड। लिखा है हर डिसीजन, उनके जो डिसीजंस थे, गिवन द कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस की अगर प्रेजेंट परिस्थिति की बात की जाए, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की बात की जाए, हर डिसीजन वाज, डिसीजन सिंगुलर है, उसके लिए वाज आएगा, बिल्कुल आएगा। लिखा है हर डिसीजन गिवन द कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस वाज टू इंपल्सिवली मेड। टू इंपल्सिवली मेड। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को नोट करना, बड़े प्यार से बड़े आराम से समझना। ठीक है, इंपल्सिवली क्या है? यहां पे एडवर्ब है, ये क्या बता रहा है कि किस तरीके से डिसीजन लिया गया था। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ना, जो तरीका बताता है, थोड़ा सा टच मैंने इसको पिछले वीडियो में भी किया था। एडवर्ब ऑफ मैनर के पोजीशन को लेके हाल फिलहाल 2-3 सालों में एसएससी बहुत सवाल कर रही है, तो मैं इस वीडियो में यहां क्लियरली कन्वे कर दे रहा हूं कहां पे कैसे होता है। देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर आमतौर पर जब लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है मेन वर्ब के बाद। किसके बाद लिखा जाता है? मेन वर्ब के बाद। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट भी आ जाए, मतलब सेंटेंस में मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ऑब्जेक्ट के भी बाद लिखा जाता है। ये मैं आमतौर पर बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश इतनी लिबर्टी लेती है कि कभी ये बीच में आ जाएगा, कभी ये शुरुआत में आ जाएगा। तो अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो ये शुरुआत में भी मिल सकता है, बीच में मिल सकता है। एरर ढूंढने मत बैठ जाना, ये मैं एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। एरर पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से एसएससी क्वेश्चन बनाती है, मैं वो पोर्शन आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर इसका जो पोजीशन होता है एडवर्ब ऑफ मैनर का, वो मेन वर्ब के बाद होता है। अब ये बात आपको थ्योरेटिकली नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो समझ जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ही ब्यूटीफुली डांस्ड। अब देखो, ये डांस जो है ये तो वर्ब है। ब्यूटीफुली क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है कि कैसे उसने डांस किया, बहुत अच्छे से डांस किया। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब है। पोजीशन देखो तो क्या था कि ये वाला वर्ब था, ये वाला सब्जेक्ट था, हमने बीच में लिखा मैनर को, तरीके को, एडवर्ब को। आप बोलते हो ही ब्यूटीफुली डांस्ड, आपको लगेगा सर पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, कुछ ऑफ लग रहा है सर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि ही डांस्ड ब्यूटीफुली, तो आप बोलते सर अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्या हुआ समझो, हुआ क्या? हुआ ये कि हमने ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर था ना, इसको मेन वर्ब के बाद कर दिया और सेंटेंस बिल्कुल ठीक साउंड करने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने आज तक यही, हमेशा जो कंस्ट्रक्शन है वो यही पढ़ा है। तो पहली चीज हमने यहां से प्रूव की कि मेन वर्ब के बाद लिखा है एडवर्ब। ठीक है, दूसरी चीज मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। शी कलेक्टेड
शी कलेक्टेड कंप्लीटली द मटेरियल। अब हमने ये सेंटेंस ले लिया कि शी कलेक्टेड कंप्लीटली द मटेरियल। कलेक्टेड क्या है यहां पे, वर्ब है। कंप्लीटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और द मटेरियल क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट था, कलेक्टेड वर्ब था, कंप्लीटली एडवर्ब ऑफ मैनर था, द मटेरियल ऑब्जेक्ट था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो है आपको पढ़ने में बहुत अटपटा लगेगा। मैंने ऊपर क्या बताया था, ध्यान से सुनना। मैंने ऊपर ये बताया था कि अगर मेन वर्ब रहा तो मेन वर्ब के बाद लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को, अगर मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी रहा तो ऑब्जेक्ट के भी बाद लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, शी कलेक्टेड द मटीरियल कंप्लीटली। अब आपको सुनने में अच्छा लगेगा ये वाला कंप्लीटली, राइट। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी होता है कि सर ये भी तो हो सकता है कि शी कंप्लीटली कलेक्टेड द मटेरियल। बिल्कुल हो सकता है, मैंने तो बोला कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। हम अगर एसएससी के एरर की बात कर रहे हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट एसएससी के एरर में पूछा जाता है। अगर आप मुझसे पूछोगे जनरल इंग्लिश में, तो भैया जनरल इंग्लिश में मैं इसको शुरुआत में भी लगा सकता था कि ब्यूटीफुली शी डांस्ड या ही डांस्ड, मैं ऐसे भी बोल सकता था, मैं इसको यहां भी लगा सकता था, पर एरर वहां से नहीं पूछा जाता। एरर यहां से बनता है कि आमतौर पर इसको वर्ब के पहले कर देगा, आपको उठा के उसको लास्ट में करना है, ठीक है। तो एरर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर आमतौर पर मेन वर्ब के बाद आएगा, अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट के भी बाद आएगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया है। मेरे पास लिखने की जगह कम है तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। चलो आ जाओ। लिखा है डिसीजन गिवन द कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस वाज टू इंपल्सिवली मेड। ठीक है, क्या एरर है भाई इसमें, ये मेड जो था ये यहां का वर्ब था ना, जिसका हेल्पिंग वर्ब वाज था, पैसिव में था इसलिए वाज मेड होगा। इंपल्सिवली एडवर्ब ऑफ मैनर था, एडवर्ब ऑफ मैनर था, और टू जो था ये एडवर्ब था। अच्छा, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है इन केस यू डोंट नो, तो ये इसके लिए आया है, ठीक है। सो अभी लिखने का तरीका क्या होगा, अभी मैंने बोला इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो पहले हम लिखेंगे मेन वर्ब को, मतलब सही कंस्ट्रक्शन क्या होगा ध्यान देना कि हर डिसीजन गिवन द कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस वाज मेड, फिर हम लिखेंगे टू, और फिर हम लिखेंगे इंपल्सिवली। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक साउंड कर रहा है कि वाज मेड टू इंपल्सिवली। यहां पे एक और बात बता दूं कि आमतौर पर जो एडवर्ब होता है वो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ या वर्ब के पहले लगेगा जिसको वो क्वालिफाई करता है। आमतौर पर ये एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए बहुत फॉलो करता है, वर्ब के लिए कम फॉलो करता है, कि जिस एडजेक्टिव के लिए आया है, जिस एडवर्ब के लिए आया है, आमतौर पर ये उसके पहले आता है। ही प्लेड स्मार्टली टू नहीं होता, ही प्लेड टू स्मार्टली होता है, अगर आप स्मार्टली को क्वालिफाई कराना चाह रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि यहां पे एडवर्ब में ये टू पहले लिखाएगा और इंपल्सिवली बाद में। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पूरा समझाया आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर का जो प्लेस एसएससी पूछती है उसके हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा कि मेन वर्ब के बाद आता है, अगर मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट के भी बाद आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एरर ये था कि वाज टू इंपल्सिवली मेड नहीं होगा, वाज मेड टू इंपल्सिवली होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आगे से क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन 18 लिखा है कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स रिसेंटली, कि हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो रोड एक्सीडेंट्स की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो लिखा है कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ द नंबर, इंक्रीज ऑफ द नंबर नहीं होगा, इंक्रीज इन द नंबर होगा। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑफ की जगह पे क्या करेंगे, इन। ये तो यार पढ़ने वाली बात है, आपने कितनी बार पढ़ा है। अगला, he was constantly gazing on the crime scene to find some clues, वो लगातार पूरे ध्यान से क्राइम सीन को देख रहा था। गेज का मतलब होता है किसी चीज को टकटकी लगा के देखना, तो लिखा है कि वो लगातार बहुत ध्यान से क्राइम सीन को देख रहा था। क्यों देख रहा था, पर्पस क्या है, टू फाइंड, पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, सो टू के बाद फाइंड लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। क्या ढूंढने के लिए, फाइंड का ऑब्जेक्ट क्या है, सम क्लूज, कुछ क्लूज ढूंढने के लिए। एरर कहां पर है, नोट डालना, लिखना गेज के बाद हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है, गेज के बाद हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट द क्राइम सीन। क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज ब्रिंग 2 बनानास एंड द पीस ऑफ केक फ्रॉम द मार्केट। लिखा है प्लीज 2 बनाना लेकर आइए और पीस ऑफ केक लेके आइए मार्केट से। लिखा है प्लीज ब्रिंग 2 बनानास एंड द पीस ऑफ केक। देखो
द एक डिफिनिट आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उस जगह पे जहां पे हम ये बताना चाहते हैं सामने वाले को कि कोई खास चीज है या फिर उसका जिक्र पहले हुआ है। क्या मैंने पहले ऐसा बोला आपको इस सेंटेंस में कहीं लिखा है कि मैं मार्केट में कल एक केक देख के आया हूं तो आज 2 बनाना और वो केक लेके आना? ऐसा तो नहीं बोला। इसका मतलब ये पहले तो कभी हमने जिक्र नहीं किया इसका। क्या वो केक कोई खास केक है? कोई खास नहीं है। जैसे कि ताजमहल खास है तो उसके नाम के पहले द लगा हुआ है। ये केक में क्या खास है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या यहाँ पे द लगाने का कोई तुक है? कोई तुक नहीं है। इसका मतलब एरर हो जाएगा। द आप इसके जगह पे अ कर सकते हो कि अ पीस ऑफ केक। 21 फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। हमसे पूछा जा रहा है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? लिखा है कि शी रैन इनक्रेडिबली द मैराथन फास्ट। लिखा है कि वो बहुत तेजी से मैराथन दौड़ती है। देखो फिर से वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था, ध्यान से सुनना। रैन क्या है? वर्ब। क्या दौड़ रहे हैं ये? मैराथन। मैराथन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैराथन लिखा हुआ था ये ऑब्जेक्ट था, व्हाट का रिप्लाई कर रहा था। ये रैन क्या था? रैन यहां का वर्ब था। मैराथन क्या था? ऑब्जेक्ट था। क्या अभी 2 स्लाइड पहले या 3 स्लाइड पहले मैंने आपको ये नहीं समझाया था कि मेन वर्ब रहा उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो एडवर्ब एकदम लास्ट में आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर खास करके। यहां बताया जा रहा है कि कैसे दौड़ रहे थे? फास्ट दौड़ रहे थे। कितने फास्ट थे? अविश्वसनीय तरीके से फास्ट थे, तो इनक्रेडिबली फास्ट होगा। इनक्रेडिबली फास्ट होगा। इसका मतलब ये जो इनक्रेडिबली फास्ट है ये मैराथन के बाद लिखा होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि इनक्रेडिबली फास्ट जो है मैराथन के बाद लिखा होना चाहिए? यहां पे बीच में घुसेड़ दिया है, नहीं हो सकता। सी रैन द मैराथन फास्ट इनक्रेडिबली, अभी आपको समझाया था टू वाले एग्जांपल से कि जिस एडवर्ब को ये क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब लिखाएगा और उसके पहले टू लिखाएगा। तो यहां पे भी तो सेम चीज है ना कि फास्ट अपने आप में एडवर्ब है जो तरीका बता रहा है कि कैसे दौड़ रहे हैं। अच्छा कितने फास्ट है? इनक्रेडिबली फास्ट है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए उसके पहले लिखिए। इसका मतलब ये होगा कि इनक्रेडिबली फास्ट हम ढूंढ रहे हैं, फास्ट इनक्रेडिबली लिखा हुआ है। शी रैन द इनक्रेडिबली बीच में घुसेड़ दिया है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सी रैन द मैराथन इनक्रेडिबली फास्ट। ये बिल्कुल ठीक है। रैन यहां का वर्ब था, मैराथन यहां का ऑब्जेक्ट था, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में आएगा तो देखो फास्ट बाद में लगा हुआ है। इसको क्वालिफाई करने के लिए एक और एडवर्ब आया था तो वो उसके ठीक पहले लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सेंटेंस विथ एन एरर। अब हमसे बोला जा रहा है कि 4 सेंटेंस है, इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। लिखा है कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये एक बहुत मुश्किल काम है। टास्क के लिए अ आया है, बिल्कुल ठीक है। एडजेक्टिव डिफिकल्ट है, उसके लिए एडवर्ब वेरी आया है, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद V1 लगता है, टू अकम्प्लिश कुछ पाना, बिल्कुल ठीक है। ये सेंटेंस में तो कहीं कोई एरर नहीं है। आई विश आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ। आई विश, काश मेरे पास। क्या आपने पढ़ा ये वाला? आई विश अनरियल में यूज होता है, कंडीशन आपने पढ़ा होगा। इसके साथ हमेशा पास्ट का इस्तेमाल करते हैं जब आप पास्ट के कोई इमेजिनेशन की बात करते हो। तो लिखा हुआ है आई विश आई हैड इरेजर, काश मेरे पास इरेजर होता। अच्छा एक बात समझना, इरेजर एक नाउन है, हाँ जी बिल्कुल नाउन है। क्या ये नाउन अभी सिंगुलर में लिखा हुआ है? हाँ जी साहब बिल्कुल सिंगुलर में लिखा हुआ है। क्या ये नाउन काउंटेबल भी है? हाँ जी बिल्कुल काउंटेबल भी है। तो फिर इसमें एरर है। कैसे? ये बात मैंने पहले भी समझाई है, प्रीवियस वीडियो में समझाया था। मैं ये नहीं लिख सकता कि ही इज अ बॉय, मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सॉरी उल्टा बोल दिया भाई दिमाग ना हाथ से ज्यादा तेज चलता है। ही इज बॉय ये नहीं लिख सकता, ही इज अ बॉय तो लिख ही सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकता ये? क्योंकि बॉय एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में है। तो रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में किसी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर में लिखिए, फिर से सुनिए, किसी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर में लिखिए तो उसके पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो या तो मैं बोलूं ही इज अ बॉय या तो मैं बोलूं ही इज द बॉय। अब सेम लॉजिक में यहां पे अगर लगाऊं तो लिखा हुआ था कि आई हैड एन इरेजर, ये जो इरेजर वर्ड है ये सिंगुलर भी है और ये काउंटेबल भी है, तो यहां पे कोई आर्टिकल चाहिए। तो हमें ना एक्चुअली सेंटेंस में लिखना चाहिए था आई विश आई हैड एन इरेजर, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होता। हमसे बोला गया था किस सेंटेंस में एरर है, यहां पे एरर है और बहुत तगड़ा सवाल था। 23 लिखा है कि वी एंजॉयड लंच ही गेव अस। पढ़ने में अटपटा लग रहा है ना, वी एंजॉयड लंच ही गेव अस। ये एक डिफरेंट क्लॉज है, ये एक डिफरेंट क्लॉज है, बीच में ना कॉमा है ना कुछ है, कैसे जोड़ा भाई इसको? इसका मतलब ये तो गलत है। दूसरा ही गेव अस, उसने मुझे दिया, क्या दिया? लंच दिया। इसका मतलब ये वाला जो है ये तो एक रिलेटिव क्लॉज होना चाहिए था। रिलेटिव क्लॉज कहने का मतलब है कि आपको यहां पे हु विच या दैट लगाना चाहिए था, तभी तो आप लंच को क्वालिफाई करोगे ना कि हमने लंच एंजॉय किया। कौन सा लंच एंजॉय किया? जो उसने हमें दिया है। इसका मतलब आपको ये वाला जो पोर्शन है ये एज अ रिलेटिव क्लॉज यूज करना है। तो रिलेटिव क्लॉज के लिए तो हु विच दैट लगाना जरूरी है ना। इसका मतलब एरर है, बिल्कुल एरर है। क्यों अटपटा लग रहा था? क्योंकि यहां पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? वी एंजॉयड लंच दैट ही गेव अस या विच ही गेव अस। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एरर अभी भी रह जाएगा, क्योंकि आप किसी खास लंच के बारे में बात कर रहे हो कि हमने लंच एंजॉय किया। कौन सा लंच एंजॉय किया? जो उसने हमें दिया था, तो वो तो खास है। इसका मतलब इसके आगे आप द भी लगा सकते हो। क्या हो जाएगा? वी एंजॉयड द लंच दैट ही गेव अस। 24, राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश ऑल्दो ही मेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग। लिखा है कि राहुल स्पीक्स, राहुल यहां का सब्जेक्ट है, स्पीक्स यहां का वर्ब है। लिखा है फ्लुएंटली इंग्लिश, इंग्लिश यहां का ऑब्जेक्ट था क्योंकि व्हाट का रिप्लाई दे रहा था। जरा भी सेंटेंस को मैं खोल रहा हूं, देखो फिर से क्या लिखा हुआ है। राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश। राहुल क्या है भाई साहब? यहां का सब्जेक्ट है। स्पीक्स क्या है? वर्ब है। फ्लुएंटली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बता रहा है कि कैसे इंग्लिश बोलता है। क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या फिर से वो स्लाइड आपके दिमाग में आ रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद लिखाता है, इसका मतलब क्या होगा? ये सेंटेंस में एरर है। फर्स्ट पार्ट में एरर ये है कि राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं होगा, राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली होगा। कि राहुल इंग्लिश कैसे बोलता है? राहुल इंग्लिश बहुत ही बिना रुके हुए कंटिन्यूअस बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। तो इसका मतलब ये तरीका बता रहा था, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये इंग्लिश के बाद लिखाएगा, हो जाएगा राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब एक सोच आपके दिमाग में अभी ये भी आया होगा कि सर क्या हम ये फ्लुएंटली को ही हटा दें? क्या हम इसको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं। क्या चेंज होगा जरा समझना। चेंज ये होगा कि अब फ्लुएंटली एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होगा, जिसका नाउन कौन होगा? इंग्लिश होगा। कि राहुल ऐसे इंग्लिश बोलता है जो बहुत फ्लुएंट है। राहुल बोलता कैसे, अब उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अब कौन सी इंग्लिश है वो क्वालिफाई कर रहा है कि राहुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। ठीक है, इसका मतलब आपने अगर फ्लुएंटली को फ्लुएंट कर दिया तो पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है, पर आपको आपका एरर अभी भी इसी पार्ट में रहेगा कि राहुल स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश की जगह पे राहुल स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो दोनों तरीके सुधार सकते हैं, या तो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलो या तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलो। 25, She was amazed by the unique architecture, the Sydney Opera House. अब मुझे पता है आप में से ज्यादा लोग क्वेश्चन पढ़ते ही ये बोलेंगे कि सर अमेज्ड एट, तुरंत ये बोलेंगे सर अमेज्ड एट होगा। मैं बोल रहा हूं आंसर नो एरर। फिर से वही बात है कि आप अगर पढ़ के एरर कर रहे हो कि सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स तो होंगी। आपने हमेशा जिंदगी भर अमेज्ड एट ही सुना है, इसलिए आप अमेज्ड एट ही बोलोगे। ऐसा नहीं है, अमेज्ड के साथ दोनों प्रीपोजिशन लगते हैं और मजे की बात यह दोनों इंटरचेंजेबल है। आप एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला लगा सकते हैं। शी वॉज अमेज्ड बाय भी होता है, शी वॉज अमेज्ड एट भी होता है। तो इसमें एरर हम एट क्यों करेंगे? बाय जो लिखा है वही तो सही है। तो आंसर क्या होगा? बाय भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। अब बाय लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। अब अगर मैं बाल की खाल निकालूं कि सर अमेज्ड बाय और अमेज्ड एट में क्या कोई अंतर नहीं है? अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? मैंने यहां पे स्लाइड में डाल के समझाया हुआ है। क्या है कि लिखा है अमेज्ड बाय implies being impressed or surprised by something, often something that is continuous और permanent। मतलब जब आप किसी परमानेंट चीज को देख के आश्चर्यचकित होते हैं तो वहां पे आमतौर पर अमेज्ड बाय को प्रीफर किया जाता है। जबकि अमेज्ड एट का मतलब होता है कि जब आप कुछ इमीडिएट, कुछ टेम्पररी रिएक्शन के बारे में बोल रहे हो, कि मैंने किसी को देखा कि कोई एक 10 फुट का आदमी है, ठीक है, मेरे सामने से गुजरा। अब वो परमानेंट सिचुएशन नहीं है कि मैं हमेशा उसको नहीं बैठा रहूंगा देखते हुए। ऐसे केस में मैं अमेज्ड एट बोलूंगा। कोई न्यूज मिला, हमेशा थोड़ी ना न्यूज मिलेगा, तो मैं अमेज्ड एट बोलूंगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि अमेज्ड बाय परमानेंट चीजों से जब आप आश्चर्यचकित होते हो तो यूज किया जाता है। अमेज्ड एट जो है वो सिचुएशनल है, थोड़ा सा टेम्पररी है, ठीक है। पर ये बाल की खाल वाली बात है। अदरवाइज अमेज्ड एट और अमेज्ड बाय ये दोनों के दोनों एकदम सेम चीज है, एकदम बराबर चीज है, दोनों इंटरचेंजेबल चीज है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप तक एक सोल्यूशन लेके आने में, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता। 26, he told his senior I will sing a song at the party tonight। ठीक है, अब मैंने अभी 15 मिनट पहले ना बहुत कुछ बोला। बहुत लोग होते हैं जो थोड़े से मतलब वैसे टाइप के होते हैं जो ऑफेंड हो जाएं छोटी छोटी बातों पे। देखो, मैं ऑफेंड करने के लिए ये बातें नहीं बोलता, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है। मैं हमेशा ये सवाल अपने स्टूडेंट से पूछता हूं और उनके पास फिर कोई जवाब नहीं होता। जब मुझे कोई बोलता है कि सर फ्री में पढ़ा दो, पैसे क्यों ले रहे हो, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि तुम्हारी इसके बाद नौकरी होगी ना, तो तुम क्या सैलरी नहीं लोगे? क्या ऐसा होगा कोई भी महीना कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आई और आप कंप्लेन नहीं करोगे, आप ये बोलोगे कि चलो इस महीने छोड़ देते? कोविड के टाइम पे भी सैलरी नहीं रुकी थी भाई।
जब पूरी दुनिया ठहर गई थी ना, कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं रुकी थी, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए, अबव ऑल, अबव एवरीथिंग। और मैं चोरी करके तो पैसे ले नहीं रहा, या कोई भी टीचर फॉर दैट मैटर। मुझे ये नहीं समझ में आता लोग टीचर को इस लेवल की गालियां क्यों देते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपके डिसएग्रीमेंट होंगे, आपको नहीं पसंद आ रहा कि कमर्शियलाइजेशन हो रहा है चीजों का, मैं समझ सकता हूं ये बात। पर फिर सवाल ये है कि किसका कमर्शियलाइजेशन नहीं है और क्यों नहीं हो कमर्शियलाइजेशन। अगर मेरे में कोई टैलेंट है और मेरे टैलेंट से अगर किसी का रोजी रोटी चल रहा है, तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं उसमें से एक हिस्सा लूं। मुझे लगता है बहुत बार ना इसके बारे में बैठ के सोचने की जरूरत है। वो क्या वो सियार वाली हरकत होती है ना, कि एक ने हाउ किया तो सबने हाउ हाउ करने लगे। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ भी है और एज अ जनरल सिटीजन हम सबके साथ है, कि बिना चीजों को प्रोसेस किए, बिना चीजों को समझे, अगर एक ने कुछ कमेंट किया तो 10 लोग फिर वही कमेंट करेंगे। वो समझ ही नहीं पा रहे, इतनी दूर तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं अगर इस लेवल का कंटेंट लेके आ रहा हूं, तो ऐसा नहीं हुआ ना कि एक दिन मैं सोया उठा और मैं टीचर बन गया। मेरी एक दशक की मेहनत है, 10 साल लगे हैं मुझे यहां तक पहुंचने में। मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं, 13 साल टू बी प्रिसाइज, 13 साल लगे हैं मुझे यहां तक पहुंचने में। तो 13 साल मैंने जो मेहनत की अपने ऊपर, अब अगर मैं फ्री में पढ़ाऊंगा उस चीज को, तो उसका क्या आउटपुट होगा। और मैं क्यों फ्री पढ़ाऊं, जब आप नौकरी होने के बाद पैसे लोगे ही। अगर मेरा स्टूडेंट ये बोल दे, मुझे अग्रीमेंट लिख के दे दे कि मैं नौकरी के बाद सैलरी नहीं लूंगा, तो मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूं। क्योंकि फिर मेरा सिंपल फंड है, तुम काम कर रहे हो, तुम पैसे ले रहे हो, मैं काम करूंगा, मैं पैसे लूंगा। हाँ, यूट्यूब पे मैं तुमसे नहीं लूंगा, पर मैं एड से कमाऊंगा। और नियर फ्यूचर में तो मेरे चैनल, मेरे वीडियो में एड्स बंद नहीं हो रहे। कोई करते होंगे XYZ टीचर, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा कंपटीशन केवल मैं हूं। मैं देखता भी नहीं हूं दूसरे टीचर्स क्या कर रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा, ये मैं अपने मेंटल पीस के लिए बोल रहा हूं। मैं देखूंगा, मैं बेचैन हूंगा, मैं क्यों देखूंगा भाई। मेरी दुनिया, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी फैमिली, मेरा लाइफ अलग है। मैं अपने आप में यूनिक हूं, आप अपने आप में यूनिक हो, तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरे चैनल में तो फिलहाल एड्स नहीं बंद हो रहे। जहां तक पेड कोर्स की बात है, चलता रहेगा पेड कोर्स। जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल फैसिलिटी चाहिए कि आप मुझे रात को 9 बजे भी डाउट पूछो और मैं बताऊं, तो स्पेशल फैसिलिटी के लिए स्पेशल पैसे लगते हैं। आपको भी पता है ब्रांड में और एक मतलब जो दुकान रास्ते में, दोनों में अंतर होता है ना भाई। आप जितने सर्विसेज लोगे, आपको उतने के लिए पैसे लगेंगे, सिंपल गिव एंड टेक है। तो मुझे समझ नहीं आता इतना हवा किस बात का मचाया जाता है और किस लेवल पे टीचर्स को गालियां दी जाती है। वो तो अनइमेजिनेबल है कि जो टीचर फ्री में, मतलब आप किसी भी फेमस टीचर को ले लो, अभिनय सर को ले लो, गगन सर को ले लो, नीतू मैम को ले लो, अमन सर को ले लो, आप किसी को भी ले लो, या परमार सर को ले लो। फ्री में यूट्यूब पे पूरा कोर्स उन्होंने डाला हुआ है अपना, मतलब उनके सालों की मेहनत है। और तुम्हें झटके में गाली देके निकल जाते हो जब वो कहते हैं कि मेरे कोर्स का दाम 500 है, 800। और ये जो विद्या का धंधा वाला जो लॉजिक है ना, ये भाई, मतलब टू योर सरप्राइज, ये हमारे में नहीं लगता। आप जहां से भी सुन कर आ रहे हो ना ये फैंसी टर्म्स, ये पता है किनके लिए है। ये उनके लिए जो अपने कोर्सेज 8-8 लाख, 10-10 लाख में बेच रहे हैं। हमारे कोर्स का कितना दाम होता है जरा बताना। तुम 1 kg मटन लाने जाओगे ना, 1 kg बोल रहा हूं मैं, उससे सस्ते में तुम्हें पूरे साल का रीजनिंग का कोर्स मिलता है 499 में। और कितना सस्ता चाहते हो तुम। ये सब ना किसी सेंसिबल आदमी को बोल भी मत देना कि इस फील्ड में, एटलीस्ट SSC और बैंकिंग के फील्ड में विद्या का व्यापार हो रहा है, थप्पड़ मार देगा तुम्हें। 500-800 रुपए विद्या का व्यापार है। तुम्हें इस बात से खौफ था, मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें इस बात से खौफ था कि टीचर कैसे कमा रहे हैं। क्योंकि फिर से वही बात है जो मैंने तब बोला, बचपन से सुना है टीचर गरीब है। तुम इस बात को नहीं पा रहे कि कोई महंगी गाड़ी में कैसे घूम सकता है टीचर हो। तुम्हें चलेगा अगर वो फिल्म कर रहा होगा, तुम्हें चलेगा, वो क्रिकेटर होगा तुम्हें चलेगा, नेता होगा तुम्हें चलेगा, क्योंकि तुम उस प्रोफेशन को इस तरीके से देख रहे हो कि इसमें बहुत पैसा है। पर तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि टीचर अमीर नहीं हो सकता, जबकि सबसे नोबल प्रोफेशन है। उससे पढ़ के तुम्हारी रोटी लग रही है, तुम्हें कोई फिल्म देख के तुम्हें रोजगार नहीं मिलता, पर पढ़ के तुम्हें रोजगार मिलता है। तो सबसे नोबल काम करके अगर कोई पैसा मांग रहा है, पूरी मेहनत का पैसा मांग रहा है, मतलब एक तरीके से मजदूरी तो है। हम दिमागी मजदूर हैं, दिमाग तो चल ही रहा है पूरे टाइम, तो मजदूरी तो कर रहे हैं ना। तुम्हें उसका रेस्पेक्ट नहीं है, पर तुम फैन फॉलोइंग करोगे अपने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज की। फिर बोलोगे कि इंडिया किधर जा रहा है। भैया सब जाहिल भरे पड़े हैं, तो इंडिया तो किधर ही जाएगा ना। कोई समझने कोई तैयार नहीं है, सब सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं। चलो देखो 26 नंबर लिखा, ही टोल्ड हिज सीनियर आई विल संग अ सॉन्ग एट द पार्टी टुनाइट। लिखा हुआ है आई विल संग अ सॉन्ग। अब मैंने कितनी बार ये पढ़ाया है कि मॉडल अगर कहीं हो तो उसके साथ बेस फॉर्म लगता है। कितनी बार ये पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे मॉडल होगा तो उसके साथ बेस फॉर्म लगना चाहिए। बेस फॉर्म क्या होता है? सिंग। आंसर क्या होगा? सिंग। इससे सिंपल सवाल तो हो नहीं सकता था। 27 नंबर, मैं जरा पानी पी लूं, एक बार ट्राई करो आप लोग।
27 लिखा हुआ है मारिया वॉज अनहैप्पी बिकॉज सी टेरिबली परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड लास्ट मंथ। एकदम आसान सवाल, अगर आपने तब से मेरे क्लासेस बहुत ध्यान से सुने हैं तो। एक एक करके मैं अलग करूं। लिखा है मारिया वॉज अनहैप्पी, मारिया क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। मारिया वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी यहाँ का एडजेक्टिव है कि वो क्या थी, वो ना खुश थी। क्यों ना खुश थी, बिकॉज लिखा हुआ है यहाँ पे जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। लिखा है शी टेरिबली परफॉर्म्ड। क्या आपको याद आ रहा है अभी ऐसे सवाल हमने किए? शी क्या है, सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड क्या है, वर्ब है, टेरिबली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे काम किया जा रहा है, राइट? तो लिखा है शी टेरिबली परफॉर्म्ड, होना क्या चाहिए, शी परफॉर्म्ड टेरिबली। आंसर होगा शी परफॉर्म्ड टेरिबली। क्यों, दोबारा नहीं बताऊंगा, इतनी बार से तब से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि ये टेरिबली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, हमेशा कहां लिखाता है, मेन वर्ब के बाद लिखाता है, तो परफॉर्म टेरिबली करिए उसको। अगला, माई सिस्टर मोना नेवर ड्रिंक्स कॉफी, सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर मोना। मोना चूंकि सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब क्या यूज किया गया है, ड्रिंक्स, बिल्कुल सही है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, होना चाहिए। लिखा है शी प्रीफर टी इन द मॉर्निंग। अब देखो जो रट के पढ़ रहे हैं वो ये बोलेंगे सर प्रीफर के बाद टू आता है, यहाँ पे टू लगा दीजिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। जब आप कंपैरिजन करते हो ना दो चीजों का प्रीफर की मदद से, तो दोनों के कंपैरिजन में टू आता है। जैसे यहां अगर ये लिखा होता कि शी प्रीफर्स टी कॉफी, तो हम बोलते बीच में टू लगेगा। यहाँ तो किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा ना, यहाँ पर सिर्फ उसकी प्रेफरेंस बताई जा रही है। तो क्या लिखा हुआ है, शी प्रीफर टी, राइट? शी क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ का, क्या ये सिंगुलर होता है? हाँ जी बिल्कुल सिंगुलर होता है। प्रीफर क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। अच्छा ये वाला सिंगुलर है, तो ये वाला भी तो सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब प्रीफर होगा कि प्रीफर्स होगा, प्रीफर्स होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए 1। अगला, लिखा है इन एडिशन विथ द एग्जिस्टिंग क्राइसिस इन इकोनॉमी। लिखा हुआ है कि अभी जो एग्जिस्टिंग क्राइसिस इकोनॉमी का, उसके अलावा द राइज ऑफ हंगर इंडेक्स इज अनदर कॉज ऑफ वरी। जो हंगर इंडेक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक और चिंता का कारण है। तो लिखा हुआ है इन एडिशन विथ, हमें एरर मिल गया क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी रीडिंग करते हो तो ये एरर आपको क्लियरली दिख जाते हैं। चिल्ला चिल्ला के आपको बोलेगा कि भैया दीदी मैं ही एरर हूं। इन एडिशन विथ नहीं होता, इन एडिशन टू होता है, ठीक है। ये तो फिक्स्ड फ्रेजेस है, आपने बहुत बार पढ़े होंगे, इन एडिशन टू। अगला, मोस्ट प्रोबेबली ही कम टू ऑफिस नेक्स्ट ट्यूसडे। ज्यादा चांसेस है जिसको बोलते हैं ना, उसको मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि बहुत हाई चांसेस है। ही कम टू ऑफिस, लिखा ही कम टू। देखो अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हो फिर भी एरर है ना, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर है। कम क्या है, वर्ब है, क्या है, V1 है, मतलब ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है। अग्रीमेंट में है क्या, बिल्कुल अग्रीमेंट में नहीं है। इसका मतलब एरर है, 100% एरर है। क्या होना चाहिए, क्या हम इसे कम्स कर दें फिर भी हमारा सोल्यूशन शायद ठीक ठाक नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था नेक्स्ट ट्यूसडे। अब फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप इसको फ्यूचर में रखो। क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम टू ऑफिस नेक्स्ट ट्यूसडे। अगला, लिखा है कि शी सिंग्स द सॉन्ग ब्यूटीफुल इन द पार्टी। शी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, द सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहां लगता है साहब, किसके लिए आता है ये आता है नाउन या प्रोनाउन के लिए, जिसका मतलब है यहां पे इस सेंटेंस में ये किसके लिए आया होगा, शी के लिए आया होगा। नहीं, शी के लिए तो नहीं आया, वरना बोलता शी इज ब्यूटीफुल। शायद ये सिंग्स के लिए आ रहा था, कि ये तरीका बताने के लिए आ रहा था कि उसने कैसे गाया। तो लिखा हुआ है उसने गाना जो गाया बहुत ब्यूटीफुल गाया पार्टी में। इसका मतलब यह है कि ये आ रहा है किसके लिए भाई, सिंग्स के लिए। सिंग्स मतलब क्या, वर्ब। तो इसको क्वालिफाई करने की क्षमता किसमें है, एडवर्ब में। क्या हम ब्यूटीफुल को एडवर्ब बना सकते हैं, बिल्कुल साहब बना सकते हैं। क्या करेंगे, ब्यूटीफुल के आगे ly लगा देंगे और क्या बना देंगे, ब्यूटीफुली बना देंगे। आंसर है, बिल्कुल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंबर 1। रोज पेंटेड द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट पिक्चर एवर एट द आर्ट क्लास टुडे। बच्चा भी बता देगा एरर कहां पर है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पे। मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे est लगा के उसको हम लोग सुपरलेटिव नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स ज्यादा है, इसलिए इसके आगे मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है। सो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट कुछ नहीं होता। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, फिर से हमें बोला गया इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढ के निकालिए, बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, द टीचर सब्जेक्ट है यहां का, स्पोक वर्ब है यहां का, क्लियर एंड कंसाइज, क्लियर एडजेक्टिव होता है, कंसाइज भी एडजेक्टिव होता है। कंसाइज मतलब होता है ब्रीफ, छोटा, किसी चीज का छोटा प्रारूप। मैं क्यों बोल रहा हूं क्लियर और कंसाइज, मेरी मत मानो, यूज कर लो फ्रेज में। मैं क्या बोल रहा हूं कि इट इज अ क्लियर पैसेज, ये रास्ता जो है ये बिल्कुल साफ है। पैसेज
नाउन है, क्योंकि रास्ते को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, नाउन के फीचर्स होते हैं। इसका मतलब ये वाला क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्लियर क्या था, एडजेक्टिव था। आप इसको ना बहुत ही कंसाइज वर्जन लेके आओ मेरे पास। वर्जन क्या है, नाउन है, कैसा वर्जन है, कंसाइज है। इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब हमें यह समझना है कि सेंटेंस में क्या हमें एडजेक्टिव की जरूरत थी। लिखा है द टीचर स्पोक, टीचर ने कहा, क्लियर एंड कंसाइज। क्या हम टीचर की क्वालिटी बता रहे हैं, उसको क्वालिफाई करा रहे हैं कि बहुत क्लियर और कंसाइज है? नहीं भाई साहब, उसको नहीं करा रहे। हम किसको करा रहे हैं, हम करा रहे हैं वर्ब को। तो अगर वर्ब को करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, द टीचर स्पोक क्लियरली एंड कंसाइजली। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। 34. The happy and cheerful girls is always running towards the ice cream cart in front of the garden. लिखा हुआ है the happy and cheerful girls is always running towards. ध्यान से सुनना बात को बहुत इत्मीनान से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ का, गर्ल्स है। लिखा है is always running towards। अगर हम गर्ल्स को सब्जेक्ट मानते हैं जो कि सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, गर्ल्स जो यूज कर रहे हैं जो कि प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसका मतलब इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो बच्चा वाला सवाल था। नहीं नहीं, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझाना है, तो वो भी आराम से समझना। क्या लिखा हुआ था, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, राइट। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अच्छा, ये जो ऑलवेज आप यूज कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है? जिसका मतलब हम लोग एक परमानेंट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी आइसक्रीम कार्ट आता है, जो हैप्पी और चीयरफुल गर्ल्स होती है वो उसकी तरफ भागती हैं। इसका मतलब ये हैबिचुअल एक्शन है। अच्छा, हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए इंग्लिश में दो मेन वर्ब होते हैं, V1 और V5। हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं वो तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो जाएगा कि अभी भाग रही हैं, नहीं अभी नहीं। फिर ऑलवेज क्यों बोल रहे हैं, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। इसका मतलब यह है कि आर रनिंग नहीं होगा, ऑलवेज रन होगा, ऑलवेज रन होगा। तो सही फॉर्म यह है, द हैप्पी एंड चीयरफुल गर्ल्स ऑलवेज रन टुवर्ड्स द आइसक्रीम। ठीक है, एरर है, ऑलवेज रन टुवर्ड्स द आइसक्रीम। ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझना, यहां पे एक छोटा सा एरर मुझको और दिख रहा है। वो एरर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर एसएससी ने जो द दिया है ये भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। क्यों नहीं ठीक लग रहा, क्योंकि देखो हम लोग किसी खास गर्ल्स के बारे में तो बात कर नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से यहाँ द नहीं भी लिख सकता था। हालांकि ये बहुत वीक एरर है, इसमें मतलब एरर ढूंढने जैसा कुछ नहीं था, सेंस नहीं बन रहा है। अगर ये एरर नहीं होता फिर शायद हम उसको एरर करते, पर इतना बड़ा एरर सामने है तो उसको इग्नोर कर देंगे हम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 35 लिखा हुआ है अजीत गॉट टू वर्क अर्लीएस्ट देन एवरीवन एल्स टुडे। लिखा हुआ है अजीत जो है ना वो आज बहुत जल्दी और बाकी सबसे जल्दी पहुंचा आज काम पे। लिखा है अजीत गॉट टू वर्क अर्लीएस्ट देन। भैया अर्लीएस्ट देन नहीं होगा, अर्लीएस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, अर्लीएस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है। क्या हम यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, नहीं सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपका देखो किससे कंपैरिजन किया गया है, एवरीवन एल्स, मतलब बाकी जितने लोग हैं। तो मान लो कि अजीत एक तरफ है और एक तरफ बचे हुए सारे लोग हैं, इसमें अजीत इंक्लूडेड नहीं है, तो सबसे कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। एक तरफ सारे लोग हैं, एक तरफ अजीत है, 2 यूनिट्स में कंपैरिजन है। क्योंकि 2 यूनिट्स में कंपैरिजन है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे और क्या कर लेंगे, अर्लियर देन एवरीवन एल्स टुडे। क्लियर, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 36 पे आएंगे। लिखा है इट इज अ फैक्ट दैट गर्ल्स हेयर इज यूजुअली लॉन्ग देन द बॉयज हेयर। लिखा ये एक फैक्ट है कि लड़कियों के जो बाल होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं लड़कों के बाल से। किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, गर्ल्स के हेयर का बॉयज के हेयर के साथ। इन केस आपने पहले ये कभी नहीं देखा है तो ये मत समझना कि सर यहां पे एक और अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं जब बोलता हूं लड़के का बॉयज तो ये अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन अगर मैं लड़कों का बोलूं ऑलरेडी जो प्लूरल है और अगर मुझे इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो तो एस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ एक ये साइन दे देते हो, साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी दे देते हो जाता है। तो मैं बोलूंगा लड़की का, सो मैं गर्ल्स बोलूंगा, लेकिन मैं लड़कियों का तो ये ऑलरेडी प्लूरल है ना एस लगा के, तो केवल इसमें साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी दे देना और कुछ नहीं करना होता, तो ये एरर नहीं। अब आते हैं इस चीज पे कि एरर था क्या। तो गर्ल्स के हेयर को बॉयज के हेयर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो लिखा इज यूजुअली लॉन्ग देन, लॉन्ग नहीं होगा भाई साहब, क्या होना चाहिए, लॉन्गर देन। आंसर होगा लॉन्ग की जगह पे लॉन्गर। 37 पे आएंगे। लिखा है फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है वो ढूंढ के लेके आइए। लिखा ही डोंट लाइक स्पाइसी फूड, ही डोंट लाइक स्पाइसी फूड। अच्छा, डोंट मतलब तो डू नॉट होता है,
जब डू की बात करेंगे तो वो V1 होगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग जिससे डील कर रहे हैं वो प्लूरल है, जबकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो क्या था, ही था। अच्छा, जब हम ही की बात करें तो वो सिंगुलर होता है, इसका मतलब आगे जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो डोंट होना चाहिए कि डजंट होना चाहिए? ऑब्वियसली डजंट होना चाहिए। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालिए, मिल गया भाई साहब, यहाँ डोंट नहीं होगा, डजंट होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, रितु वाज सीनियर देन मी, रितु मुझसे सीनियर थी। मिल गया एरर हमें, ये तो रटा रटाया है भाई, कि सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, प्रायर हो, प्रीफर हो, है ना, इन सब के साथ हमेशा टू लगता है। तो क्या लिखा है कि रितु वाज सीनियर देन मी, एरर यह है रितु वाज सीनियर टू मी। जहां समझाने को मैं समझा दूंगा, ये सब बहुत आसान सवाल है। अगला, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग चेंजेस इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज नॉट एक्सेप्ट। एरर है क्या? बिल्कुल एरर है। पहले मैं सेंटेंस तोड़ूंगा फिर मैं समझाऊंगा एरर क्या है। लिखा है द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑफ प्रीपोजिशन, कमिटी इसका ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट कौन बचा? रिकमेंडेशंस। हमारा सब्जेक्ट है रिकमेंडेशंस, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रिगार्डिंग चेंजेस, रिगार्डिंग क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। इसका मतलब ये जो चेंजेस है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मैं शॉर्ट में पीओ लिख रहा हूं। इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। वाज नॉट एक्सेप्ट, तो सिंपल सेंटेंस क्या है? ये तो देखो, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ये तो पूरा वही पार्ट है। तो हमारा मेन सेंटेंस क्या है? हमारा मेन सेंटेंस है कि द रिकमेंडेशंस वाज नॉट एक्सेप्ट। ये हमारा मेन सेंटेंस है। आपको यहां पे एक बहुत बड़ा एरर मिल रहा होगा, मुझे भी वो एरर मिल रहा है। क्या एरर है? सुनो फिर से। किसी भी सेंटेंस में अगर आप इज, एम, आर, वाज, वर लिखते हो और उसके बाद मेन वर्ब यूज करना चाहते हो तो या तो V3 होता है या तो V4 होता है। किसी भी हिसाब से आप V1 पे लाके नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि आई एम टीच, या तो मैं बोलूं आई एम टीचिंग, या तो मैं बोलूं आई एम टॉट। ये दोनों में से कुछ भी होगा, पर किसी भी हिसाब से नहीं होगा कि आई एम टीच, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि द रिकमेंडेशंस यहां पे लिखा है, जो कि प्लूरल है। लिखा है वॉज नॉट एक्सेप्ट, वॉज क्या है? यहां का हेल्पिंग वर्ब, एक्सेप्ट क्या है? यहां का मेन वर्ब। तो अब हमें क्या करना है? या तो हम यहां पे एक्सेप्टिंग बोलें या तो हम यहां पे एक्सेप्टेड बोलें, दोनों में से कुछ एक। अब देखते हैं मीनिंग क्या है। अगर एक्सेप्टिंग बोलेंगे तो कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्सेप्टेड बोलेंगे तो पैसिव वॉइस होगा। ऑलरेडी बता चुका इसी वीडियो में। अब ये बताना, रिकमेंडेशंस किसी को एक्सेप्ट करेगा कि रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा? रिकमेंडेशंस मतलब क्या? पॉइंट्स बताए गए। पॉइंट्स को इंसान तो है नहीं, तो वो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, उनको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका मतलब हमारे सेंटेंस का जो टोन है वो पैसिव वॉइस का है। अगर पैसिव वॉइस का है तो एरर क्या है इसमें? एरर यह है कि एक्सेप्ट नहीं होगा, इस जगह पे एक्सेप्टेड होना चाहिए। पर अभी भी एक एरर है। क्या एरर है? सब्जेक्ट क्या था? रिकमेंडेशंस। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो फिर यहां पे वॉज क्यों यूज कर रहे हो? फिर तो वर यूज करोगे ना। इसका मतलब एक एरर इसमें और है कि यहां पे वर हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस ये है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग चेंजेस इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर है? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। लिखा है सिंग्स गुड अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। लिखा है जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके बीच में ये सबसे अच्छा गाता है। तो लिखा ही सिंग्स गुड। देखो, गुड जो होता है ना भाई, ये एडजेक्टिव होता है। अगर आप इसको एडवर्ब बनाना चाहते हो तो जैसे ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली बनाते हैं और क्विक को क्विकली बनाते हैं, ऐसे गुड को गुडली नहीं बना सकते। गुड का अपना फॉर्म चलता है विच इज वेल। तो एडवर्ब फॉर्म क्या होता है इसका? वेल। तो होना क्या चाहिए कि ही सिंग्स, क्योंकि सिंग्स को क्वालिफाई करने के लिए आया था ना। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि वो अच्छा है, मैं बोल रहा हूं वो अच्छा गाता है। इसका मतलब सिंग्स को क्वालिफाई करने के लिए आएगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए? ही सिंग्स वेल। अब एक थॉट आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अभी आपने बोला था कि सुपरलेटिव डिग्री में होगा, क्यों होती है चीजें जब, तो इसका मतलब होता है कि सबके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहां पे भी तो सर सबके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं सिंगिंग कंपटीशन में, वो उनमें सबसे अच्छा गाता है। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि और अच्छा रहेगा अगर हम इसको सुधार कर ये लिखें कि ही सिंग्स द बेस्ट। वेल का सुपरलेटिव भी बेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही सिंग्स द बेस्ट अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स। आप ये भी सुधार सकते हैं। अगर आपको लगा कि नहीं सर कंपैरिजन वाली बात नहीं लग रही यहां पे, तो आप वेल पे भी लाके छोड़ सकते हैं। अगला, द डांसर परफॉर्म्ड वियर्ड बट द मैजिक वाज हाईली इंचांटिंग। लिखा है कि द डांसर परफॉर्म्ड वियर्ड। डांसर क्या है? यहां का सब्जेक्ट है। परफॉर्म्ड क्या है? यहां पर वर्ब है। लिखा है वियर्ड, हिंदी में अजीब।
ठीक है, क्या होता है भाई, ये एक एडजेक्टिव होता है। मेरे बोलने पे मत जाइए, फ्रेज बना लीजिए। मैं बोल रहा हूं उसके ना आइडियाज बड़े वियर्ड होते हैं, बहुत वियर्ड आइडियाज हैं उसके। आइडिया क्या है, नाउन है, इसका मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब ये वाला एडजेक्टिव है। अब एक बात सोचो, मैं डांसर को अजीब बोल रहा हूं, क्यों, जैसे वो परफॉर्म कर रहा है उसको अजीब बोल रहा हूं। ऑब्वियसली मैं जैसे परफॉर्म कर रहा है उसको अजीब बोल रहा हूं, इसका मतलब ये डांसर के लिए नहीं आया है, तो इसके एडजेक्टिव होने की संभावना नहीं है, वरना ये नाउन या प्रोनाउन ढूंढेगा। फिर ये परफॉर्म कैसे किया जा रहा है उसको बता रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर होने के लिए एडवर्ब होना तो जरूरी है पहले, अभी तो जो लिखा है वो एडजेक्टिव है, तो आओ इसे एडवर्ब में चेंज कर दें। क्या हो जाएगा, वियर्ड के आगे एलवाई लगा के वियर्डली, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वियर्डली। 42 पे आएंगे, लिखा बिंदु आस्क्ड आर्या टू फिल आउट फॉर हर सो दैट शी कुड टेक केयर ऑफ हर सिक फादर। लिखा है कि बिंदु ने आर्या से बोला कि मेरे लिए फिल आउट कर लो, ठीक है, सो दैट, ताकि शी कुड टेक केयर ऑफ हर सिक फादर, ताकि वो अपने जो उनके बीमार पिताजी हैं उनकी देखभाल कर सके। मैंने यहां पे लिखा है फिल आउट, क्यों लिखा है, क्योंकि दो फ्रेजल वर्ब है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। एक है फिल आउट, दूसरा है फिल इन। फिल आउट का मतलब होता है टू कंप्लीट अ फॉर्म, डॉक्यूमेंट और क्वेश्चनर बाय प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। लिखा है कि एक फॉर्म को, एक डॉक्यूमेंट को, एक क्वेश्चनर को भरना, मतलब मैंने आपको एक फॉर्म दिया, मान ठीक है कि मेरे क्लासेस करने के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। मैंने आपको एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म को अगर आपने फिलअप किया है तो मैं आपको बोलूंगा फिल आउट द फॉर्म। मैं क्या बोलूंगा उसको भरने के लिए, कि फिल आउट द फॉर्म। अगला है फिल इन। फिल इन का मतलब क्या होता है, एक तो इसका मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको भरना, और दूसरा जो हमारे सेंटेंस से कंटेक्स्ट में है वो ये है कि सब्स्टिट्यूट करना किसी को टेम्पररीली। मान लो कि आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं और वो टीचर आज एब्सेंट है, तो उनकी जगह पे किसी और को फिल इन करने के लिए भेज दिया गया। फिल इन का मतलब है सब्स्टिट्यूट करने के लिए भेज दिया गया। वापस आऊंगा क्वेश्चन पे, क्या बोला गया था कि बिंदु ने आर्या को बोला कि मेरे बदले फिल आउट कर दो, कोई फॉर्म है क्या, फिल आउट कर दो। नहीं, वो शायद ये बोलना चाह रहे थे कि मेरा सब्स्टिट्यूट बन जाओ ताकि मैं अपने पिता का ध्यान रख सकूं। इसका मतलब यहां पे फिल आउट नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, फिल इन होना चाहिए था। तो एरर ये है ऑप्शन नंबर ए में, फिल आउट के जगह पे फिल इन होगा। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर पर आएंगे, लिखा ही विल हैव टू नकल अप रियली सीरियसली इफ ही वांट्स टू क्रैक द अपकमिंग डील। लिखा हुआ ही विल हैव टू, विल के बाद बेस फॉर्म लगता है तो देखो हैव लगा हुआ, ही यहां का सब्जेक्ट था। टू के बाद V1 होता है तो टू नकल अप, नकल अप एक फ्रेजल वर्ब है, नकल अप एक फ्रेजल वर्ब है। रियली सीरियसली कैसे नकल अप करने की जरूरत है, सीरियसली नकल अप करने की जरूरत है। फिर से देखो एडवर्ब ऑफ मैनर है तो लास्ट में लिखा हुआ है। इफ यहां का कंजंक्शन था, ही सब्जेक्ट है, वांट्स इसका वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। टू क्रैक, टू के बाद V1 लगता है, क्या क्रैक करना, अपकमिंग डील क्रैक करना, कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा। तो एरर है कहां, क्योंकि नो एरर तो कहीं नहीं है ऑप्शन में, एरर नकल अप पे है। अगेन एक फ्रेजल वर्ब है तो आओ उसको भी समझते हैं। देखो नकल अप और नकल डाउन दो डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। नकल अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर अ फाइट और अ चैलेंज, ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल कन्फ्रंटेशन और कंपटीशन। नकल अप का मतलब होता है जब आप किसी फाइट या किसी चैलेंज के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, जिसमें फिजिकल कन्फ्रंटेशन इन्वॉल्व हो, मतलब बात मारा मारी की हो। बात यह है कि मैं तुम्हें घूसा मारूंगा, तो उसका नकल अप बोला जाता है। नकल एक्चुअली किसको कहते हैं, जब आप मुट्ठी बांधते हो ना तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको नकल कहते हैं। सो नकल अप का मतलब होता है, जब आपने बॉक्सर्स को देखा होगा, लड़ने से पहले वो अपने मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर करते हैं, उसको नकल अप कहा जाता है, कि फिजिकल फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जबकि नकल डाउन का मतलब होता है टू बिगिन वर्किंग हार्ड और फोकसिंग सीरियसली ऑन समथिंग, किसी चीज में बहुत ध्यान लगाना या बहुत कड़ी मेहनत करना, डिसिप्लिन रहना, उसको नकल डाउन कहा जाता है। अब आ जाओ सवाल पे, क्या लिखा हुआ था, ही विल हैव टू नकल अप रियली सीरियसली, उसको ना नकल अप करने की जरूरत है बहुत सीरियसली। नकल अप के नकल डाउन, उसको तैयार रहने की जरूरत है। तुम ये बोल रहे हो ना फिजिकल फाइट के लिए तैयार होने के लिए थोड़ी बोल रहे हो, क्योंकि आगे ही आपने बोला कि एक डील क्रैक करनी है। अगर डील क्रैक करनी है तो उसमें मारा मारी की क्या जरूरत है। सो नकल अप नहीं होगा भाई, नकल डाउन होगा, राइट, आंसर होगा नकल डाउन। अब देखो ये जिसका शिफ्ट में है उसकी किस्मत खराब है। कितने लोगों को पता होगा नकल अप और नकल डाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो इसलिए बोलता हूं बार बार और फिर बोलूंगा कि एमटीएस का लेवल बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छा होता है। पता नहीं एमटीएस के वीडियोस लोग देखते क्यों नहीं है। 44, द बॉय परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द डांस कॉम्पिटिशन। ये क्वेश्चन इसी तरीके का एग्जैक्टली हमने किया। बॉय यहाँ का सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड यहाँ का वर्ब है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। अब एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, लड़का अच्छा है कि लड़का परफॉर्म अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली मैं बोलना चाह रहा हूं लड़का परफॉर्म अच्छा कर रहा है। तो जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं
वो परफॉर्म को क्वालिफाई करना चाहिए। परफॉर्म क्या होता है? वर्ब होता है। तो इसको जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? वो भैया एक एडवर्ब होगा। एडवर्ब होने के लिए क्या चाहिए? गुड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वेल चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली वेल। द बॉय परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। अगला लिखा है नागमणि अ ब्रेव स्टूडेंट लॉन्च्ड अ एफआईआर अगेंस्ट द क्रिमिनल। ये प्लेन वो केस है कि आप कितना रीडिंग करते हो, क्योंकि जो बच्चा बहुत रीडिंग करता होगा वो इसको पढ़ते के साथ बोलेगा कि सर एक एरर है इसमें। क्या एरर है? देखो लिखा है नागमणि, कौन है नागमणि? अ ब्रेव स्टूडेंट, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लॉन्च्ड, कंप्लेन फाइल करने को लॉन्च कहते हैं। लॉन्च्ड अ एफआईआर, भैया एफआईआर के साथ अ नहीं लगता, एफआईआर के साथ एन लगता है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है पिछले वीडियो में हमने एमएलए के साथ ये पढ़ा था, ठीक है। पता है एफआईआर को कैसे लिखा जाता है? आप अगर इसको कभी गूगल करके देखना, एफआईआर को ऐसे लिखा जाता है, जिसका मतलब है इसका जो इनिशियल जो साउंड है वो वावेल का है, जिसको हम एफ पढ़ते हैं, एफ पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू का साउंड आता है एफ, इसीलिए इसके आगे एन लगाया जाता है कि नागमणि ब्रेव स्टूडेंट लॉस्ट एन एफ आई आर। यहां पे अ के जगह पे क्या होगा? एन होगा। बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ेंगे। लिखा है इंडिया इज नॉट ऑन वॉर विथ पाकिस्तान। फिक्स प्रपोजिशन का सवाल है, आप अगर रीडिंग करते हो तो रटने की कोई जरूरत नहीं। जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ वॉर चलता है तो हम लोग बोलते हैं दे आर एट वॉर विथ ईच अदर। युद्ध करने को जब दो देश युद्ध में इन्वॉल्व हो तो उसको एट वॉर कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है कि इंडिया इज नॉट ऑन वॉर विथ पाकिस्तान। नॉट ऑन वॉर नहीं होगा, इंडिया इज नॉट एट वॉर विथ पाकिस्तान होगा। कहीं पे नहीं लिखा क्या? हाँ, यहां लिखा नॉट एट, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये वाला? बढ़ेंगे आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल से पहले फिर से एक गुजारिश, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना, एक लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब को यह पता चले कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 47 में से कितने करेक्ट किए आपने, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या इसका पार्ट 2 चाहिए, बहुतों ने बोला चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इसका पार्ट 3 भी चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि ये पढ़ने से हेल्प हो रही है आपकी? अगर ऐसा लग रहा है तो आप पार्ट 3 लिख देना सिर्फ कमेंट पे, मुझे समझ आ जाएगा कि इसको बनाना है, ठीक है। सो 47 में कितने करेक्ट हुए आप कमेंट में ये बताएंगे। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ये बताएंगे, और थर्ड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए आप कमेंट में ये भी बताएंगे। आज मैंने वीडियो के दौरान 3-4 मिनट वेस्ट किए हैं बातें करके, डांट के, समझा के। आमतौर पर जो मेरे क्लासेस करते हैं उनको पता है मैं बातें नहीं करता, और हो सकता है अगले 10 वीडियो में मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आज जितनी बातें मैंने बोली हैं ये मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गालियां मत दो, आपको मन आता है भर के गाली दो। इसी वीडियो के कमेंट में आप, मुझे पता है बहुत सारे लोग गालियां देंगे जो अग्री नहीं करेंगे, बिल्कुल जस्टिफाइड है आपका ओपिनियन, मतलब वेलकम्ड है, अनवेलकम्ड है, बात की बात है, पर आप अपना ओपिनियन देने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। मैं बस ये बोलूंगा कि रैशनल और लॉजिकल अपने तर्क देना। आप जो भी बोलोगे रैशनैलिटी के साथ बोलना। आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो ना, तभी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट भी हो, तो पढ़े लिखे हम लोग जब होते हैं ना तो हमारी जुबान में, हमारी राइटिंग में वो दिखना चाहिए। तो आप मुझे क्रिटिसाइज करो, आई एम वेरी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये अच्छा नहीं है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, इसके ये फैक्ट्स हैं। आप मुझे लॉजिकली जो बोलो मैं मानने को तैयार हूं, मैं आपसे लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करूंगा उस पर अगर आपको बेवकूफों की तरह ही करना है कि नहीं, अगर गालियां ही देनी है कि मुझ में और कचरा उठाने वाले में कोई अंतर नहीं है, मोस्ट वेलकम। आपको भी पता है कि लेवल कहां है अभी हमारी सोसाइटी का, थैंक्स टू आवर स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड इन्फ्लुएंसर्स। आप भी उसके पार्ट बनना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। 47. The team with a high motivation level succeeded in its project despite of the challenges it faced. लिखा है कि जो टीम है बहुत हाई मोटिवेशन लेवल के साथ उसने सक्सीड किया अपने प्रोजेक्ट में डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस इट फेस्ड। क्या आपको ये वाला सवाल 20-25 बार नहीं मिला है आज तक कि डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं होता? हम सब ये बात अच्छे से अब तो रटा गया है यार कि इंस्टीड के साथ ऑफ लगेगा, इसी का इक्विवेलेंट होता है डिस्पाइट। आपने अगर डिस्पाइट लिखा तो उसके साथ ऑफ मत लिखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से ऑफ को हटा देंगे। एरर बहुत सिंपल है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन मजा आया पढ़कर और बहुत सारी नई चीजें मैं आपको सिखा पाया। अगर ऐसा है तो लाइक जरूर करते जाना। कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा आपका कि 47 में से कितने करेक्ट किए, ताकि मैं देख पाऊं कि क्या लेवल चल रहा है बच्चों का। और साथ ही साथ में अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, पार्ट 3 चाहिए नहीं चाहिए बताना जरूर। इंतजार रहेगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।